स्टेप्स होते हैं अकाउंटिंग के, कि कैसे हम लोग फाइनेंशियल ट्रांज़ैक्शंस को आइडेंटिफ़ाई करते हैं। हर मनी टर्म्स को ही मेज़र कर पाते हैं, मनी ऐसा ही टर्म्स और ट्रांज़ैक्शंस को हम लोग रिकॉर्ड कर पाते हैं जो मनी मॉनेटरी रिलेटेड हो। रिकॉर्ड सिस्टमैटिकली हर एक चीज़ को हम लोग रिकॉर्ड करते हैं। माने इसको बुक कीपिंग जिसको हम लोग बोलते हैं। क्लासिफाई बाय टाइप्स, एसेट्स, लायबिलिटीज़ के द्वारा हम लोग उसको क्लासिफाई करते हैं। प्रॉफिट, लॉस, बैलेंस शीट इन सब के द्वारा उसको हम लोग क्लासिफाई करते हैं। एनालाइज़ रिलेशनशिप्स कौन किसका क्या है, इस एडजस्टमेंट का क्या रिलेशन है, कौन से टर्म्स का क्या रिलेशन है, वो भी एनालाइज़ होता है कि एसेट्स का पार्ट्स कौन-सा है, लायबिलिटी का रिलेशन कौन से ट्रांज़ैक्शन से किसका रिलेशन है, वो पता पता चलता है। इंटरप्रिटेट फॉर जजमेंट्स उसको हम लोग इंटरप्रिटेट करते हैं जजमेंट्स के लिए, माने किसी भी तरीके के डिसीजंस लेने के लिए, किसी भी तरीके का फाइनेंशियल गुड डिसीजंस को लेने के लिए हम लोग अपना बैलेंस शीट्स ही देखते हैं। एंड कम्युनिकेट वाया रिपोर्ट्स, कम्युनिकेट वाया रिपोर्ट्स का मतलब है अगर हम लोग अपने आप को प्रेजेंट करते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन को, कंपनी को, गवर्नमेंट के सामने, इन्वेस्टर्स के सामने, पब्लिक में, तो बाय बुक्स, बाय आवर नंबर्स, बाय आवर रिकॉर्ड्स हम उनको प्रेजेंट करते हैं, दिखाते हैं कि वी आर क्लीन, वी आर गुड, वी आर प्रॉफिट मेकिंग, दैट्स ऑल। ऑब्जेक्टिव्स हमने डिस्क्राइब किया था कि ऑब्जेक्टिव रिकॉर्ड ट्रांजैक्शंस फॉर फाइनेंशियल सेटलमेंट्स, रिपोर्ट्स ऑफ स्टेक होल्डर्स। ऑब्जेक्टिव्स क्या-क्या होते हैं इनके, व्हाट्स आर द ऑब्जेक्टिव्स, क्यों किया जाता है? क्योंकि हम लोग को इन्वेस्टर्स को दिखाना होता है, शेयर होल्डर्स को हम लोग को दिखाना होता है, गवर्नमेंट को हम लोग को रेगुलेटरी बॉडीज़ को हम लोगों को दिखाना होता है। तो इसके लिए भी हम लोग ये करते हैं। और यूज़र्स, इसके यूज़र्स क्या-क्या हो सकते हैं? इंटरनल यूज़र यानी कौन-कौन से यूज़र्स होते हैं? इंटरनल यूज़र्स, मैनेजर्स, प्लानिंग कंट्रोल के लिए एक्सटर्नल यूज़ इंक्लूडिंग इन्वेस्टर्स, चेकिंग हेल्थ, क्रिएटिंग असाइन लोन प्रीपेमेंट्स। इन्वेस्टर्स भी चेक करते हैं कि कंपनी का ऑर्गेनाइजेशन का हेल्थ कैसा है बाय देयर बुक साइज। क्रेडिटर्स असाइन लोन रिपेमेंट्स, क्रेडिटर्स जो क्रेडिट देते हैं वो भी चेक करते हैं कि प्रॉफिट में है या लॉस में है, तभी वो लोग लोन असाइन कर पाते हैं। एम्प्लॉयज व्यूइंग स्टेबिलिटी, जो लोग देख एम्प्लॉयज भी देखते हैं कि हाँ भाई चलो कंपनी प्रॉफिट में है, तभी हम वहाँ पे स्टेबल रह पाएंगे, तभी कंपनी हमें भी रख पाएगी। कस्टमर्स इंश्योरिंग सप्लाई एंड गवर्नमेंट फॉर टैक्स रेगुलेशंस। कस्टमर्स देखते हैं कि चलो भाई ठीक है, कंपनी के पास में गुड्स है, कंपनी का बुक साइज़ अच्छा है, देन देयर विल बी अ सप्लाई, तब हम उनके साथ में बिज़नेस कर सकते हैं या इस कंपनी पे हम लोग रिलायबिलिटी कर सकते हैं। गवर्नमेंट्स अपने रेगुलेटरीज़ और टैक्सेस के लिए देखते हैं कि हाँ भाई, कंपनी प्रॉफिट मेकिंग है, कंपनी का बुक साइज़ अच्छा है, तो कंपनी अच्छे से टैक्स भी दे पाएगी और रेगुलेशंस भी उनको फ़ॉलो अप करना पड़ेगा। लिमिटेशंस भी होते हैं, इन्फॉर्म मॉनेटरी बेस्ड, इग्नोर नॉन फाइनेंशियल इवेंट्स। सिर्फ मॉनेटरी बेस्ड जो मैंने आगे भी बताया था कि मॉनेटरी बेस्ड हम लोग ट्रांज़ैक्शंस को रिकॉर्ड कर सकते हैं। रेदर दैन कोई भी नॉन फाइनेंशियल ट्रांज़ैक्शंस को हम लोग इग्नोर करते हैं, सोशल या किसी भी तरह का ट्रांज़ैक्शंस को। फिक्स्ड एसेट्स स्टे एट कॉस्ट, मिसिंग इन्फ्लेशन, फिक्स्ड एसेट्स उसी कॉस्ट में रहता है। इन्फ्लेशन इसमें ऐड नहीं होता है बुक कीपिंग में या अकाउंटिंग में कि इन्फ्लेशन किसी चीज़ का अगर प्राइस आज कम है, कल ज़्यादा हो जाएगा, ये नहीं करते हैं। रिलाइज़ ऑन एस्टीमेट्स लाइक डेप्रिसिएशन, हम लोग ज़्यादातर एस्टीमेट्स पे रिलाई करते हैं कि उसका डेप्रिशिएट क्या होगा वो, माने आज जो जिस प्राइस पे हमने लिया है, ऑब्वियस सा बात है कि 2 साल के बाद, 5 साल के बाद वो उस वैल्यू में डेप्रिशिएट ही करेगा, कम ही होता जाएगा। प्रॉफिट कैन बी मैनिपुलेटेड। बुक्स में हम लोग कभी-कभी प्रॉफिट्स को अपने हिसाब से मैनिपुलेट कर सकते हैं। कम ज़्यादा करके दिखाना ऑन अ वेरी लीगल ग्राउंड। इग्नोर सोशल कॉस्ट लाइक पॉल्यूशन, हमने भी बोला था कि सोशल कॉस्ट्स को हम लोग इसमें इग्नोर करते हैं कि हाँ, हमने पॉल्यूशन कम फैलाया, ज़्यादा फैलाया, इससे कोई मतलब नहीं होता है इसमें। ये सिर्फ़ नंबर्स पे बातें होती हैं। बेसिक टर्म्स भी हमने डिस्कस किया था वहाँ पर कि एसेट्स क्या होते हैं, लायबिलिटीज़ क्या होती हैं, व्हाट आर द फिक्स्ड एसेट्स, पीपी जैसे प्रोडक्शन, प्लांट एंड इक्विपमेंट। तो ये भी हमने डिस्कस किया था। फिक्स्ड एसेट क्या होता है, करंट एसेट्स क्या होता है, लिक्विडेट एसेट्स, फ़िक्टिशियस एसेट्स। तो ये सब एसेट्स की भी क्लासिफिकेशंस हमने डिफाइन की थी। लायबिलिटीज़ आर ऑब्लिगेशंस लाइक लोन्स। लायबिलिटीज़ क्या होती है? जैसे लोन्स जो ऑब्लिगेशंस हैं, माने जिसको हम लोग को मानना ही पड़ेगा, चलाना ही पड़ेगा, व्हिच वी कांट डिनाय और कांट ये फॉरफिट। एसेट्स लाइक जो हमें इनकम करके देती हैं, जो हमारे लिए हमारा इनकम जनरेट करने का काम करती हैं। दोज़ आर द एसेट्स। कैपिटल्स ओनर्स फंड, कैपिटल इज़ ओनर्स फंड। ओनर्स का फंड होता है जो कैपिटल होता है। इनकम इज़ रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस, इनकम तब होता है जब हमने जितना खर्चा किया
जितना रेवेन्यू कमाया, कितना खर्चा किया, और टोटल रेवेन्यू उसमें से आया, उसमें से खर्चा कितना हुआ, दोनों को एडजस्ट करने के बाद जो बचता है वो इनकम है। ट्रांजैक्शंस इन्वॉल्व वैल्यू एक्सचेंज, डेटर्स ओ, क्रेडिटर्स आर ओड। ट्रांजैक्शंस में बहुत सारी चीजें भी इन्वॉल्व होती हैं, एक्सचेंजेस होता है, मनी एक्सचेंज एंड एवरीथिंग, किससे हमें क्या लेना है देना है, हमें किससे लेना है, हमें किसको देना है, तो ये भी होता है। तो ये पॉइंट्स हमने बेसिकली बेसिक्स हमने डिस्कस की थी कि ऑब्जेक्टिव, लिमिटेशंस और बुक कीपिंग अकाउंटिंग में क्या डिफरेंस, वेरिएशंस एंड एवरीथिंग। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं यूनिट 2 का। तो यूनिट 2 इज राइट देयर, यस। तो यहाँ पर हम यूनिट 2 भाई कवर करने वाले। हेलो, यस, अच्छा भाई एक बार एसेट में जाना। ओके 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 ओके। हाँ, ये जो ब्रैकेट में फिक्शियस है इसका मतलब मीनिंग क्या होगा? देखिए एसेट्स चार 4 क्लासिफिकेशंस में होते हैं, फिक्स्ड, करंट, लिक्विडेट, फिक्टिशियस। फिक्स्ड यानी जो एसेट्स ज्यादातर हम लोग कहीं भी मूव नहीं कर सकते, व्हिच आर फिक्स्ड ऑन अ प्लेस, बिल्डिंग, लैंड, सम टाइप्स ऑफ हाई लाइक हाई मशीन्स, जिसको हम लोग बहुत जल्दी तो नहीं मूव कर सकते हैं। करंट एसेट्स, एसेट्स लाइक कि जो हमारा कह सकते हैं काइंड ऑफ अ स्टॉक्स, जिसको हम लोग मूव कर सकते हैं। करंटली वो एसेट्स है, लेकिन फिर वो कभी निकल जाएंगे। जैसे हमारा स्टॉक्स या हमारा किसी भी तरह का इन्वेंट्री हुआ, तो वो हमारा करंट एसेट्स में आता है। लिक्विडेट एसेट, लिक्विड एसेट्स, लिक्विड एसेट्स मींस द एसेट्स व्हिच आर इन द लिक्विड फॉर्म, मींस लाइक आवर, कह सकते हैं कि जैसे कि हम, जैसे हर एक कंपनी क्या करती है, ऑन टाइम ऑफ एनी प्रॉब्लम दे क्रिएट अ इमरजेंसी फंड, थोड़ा-थोड़ा पैसा करके दे in their bank account or in a form of any type of things which can be liquidately very easily. Okay, like a bank, कंपनीज के नाम पे एफडीज होती हैं, लाइक दैट कि कभी भी उस एफडीज को ब्रेक करके वो अपना काम कर सकती हैं। तो इन सब टाइप्स को लिक्विड एसेट्स में आते हैं। फिक्टिटियस फिक्टिटियस एसेट्स का मतलब होता है, लेट मी इंट्रोड्यूस फिक्टिटियस एसेट्स। ओके, एसेट्स बेसिकली वैसे एसेट्स होते हैं जो फिजिकल फॉर्म में नहीं होते हैं, बट उनकी वैल्यू लाइक ओवर टाइम रिटर्न ऑफ होती है, जैसे कि डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंसेस होते हैं या फिर कुछ हैवी एडवर्टाइजिंग कॉस्ट, ये सब। दिखा देता हूँ। Expenses or losses having no physical existence or release value but are shown on the asset side of a company's balance sheet, responding cost that benefits multiple future periods. Example including preliminary expenses, underwriting commission, discount on share or share debenture issues. Fictitious assets का मतलब यही होता है कि share debentures का issue, discounts होना, which are gradually amortized और write off, जिसको हम लोग मतलब काइंड ऑफ गिनती भी नहीं कर सकते हैं। जैसे ऐड में कि होता रिटेंशन है। मनीज हो सकता है क्या? हाँ, जैसे कि मार्केट शेयर्स हो गया, रिटेंशन बॉन्ड्स मनीज हो हो गया। सकता है क्या? क्या क्या प्रो, हेलो, हेलो, हाँ हाँ, हाँ मैं पूछ रहा हूँ हाँ ये बोलिए। फैसिलिटीज में रिटेंशन मनीज भी हो सकता है क्या? दैट इज आल्सो वन ऑफ द एसेट्स ना? नो, रिटेंशन मनी फिक्टिशियस एसेट में नहीं आता है, क्योंकि वो एक जेन्युइन एसेट है, लाइक करंट एसेट या रिसीवेबल हम उसको बोलते हैं। ओके, फिक्टिशियस एसेट्स का मतलब काइंड ऑफ एसेट्स हो जाता है जो कि स्टेबलाइज नहीं है। वो एसेट्स के पार्ट्स में भी है, अगर वो हमें कुछ इनकम दे रहा है, रेवेन्यू दे रहा है, देन इट्स एसेट्स, वरना वो फिर लायबिलिटीज ही बन जाएगा। वो ऐसा नहीं है कि वो कोई फिजिकल फॉर्म में है, या वो कोई लिक्विड फॉर्म में है, या वो इन्वेंट्री या स्टॉक्स के फॉर्म में है। वो बस काइंड ऑफ एक, मैं जैसे कि कह सकते हैं कि हाँ, एकदम एकदम आज ही है, या आज में ही, कल में ही अगर मैं उसे रिडीम कर लूँ। जैसे कंपनीज़ को कहीं से कोई गवर्नमेंट से कुछ अगर रिडिम्पशन मिल गया, या कुछ ऐसा अमाउंट जो अचानक से आ गया, तो काइंड ऑफ फिक्टिशियस एसेट्स में आ सकता है। अदर देन वो ऐसा कुछ नहीं जो कंपनी ने उसे अपने खुद से वो किया हो, या कंपनी ने उसे टाइम टू टाइम उसको ग्रो किया हो, या ऐसा वो कुछ नहीं है। ओके, क्लियर? कोई और डाउट? यस
नो। ओके, देन साक्षी जी ओवर टू यू, आप सेकंड शुरू कर दीजिए। ओके, ये वाला पार्ट है ना, इसके नीचे से है, ये वाला भी आप स्क्रॉल करो ऊपर। ओके ओके, ठीक है। स्क्रॉल अभी थोड़ा और नीचे। हाँ, यहाँ से। तो यहाँ से प्लीज। Okay, now let us start Unit 2, which basically explains the accounting principles, concepts, and conversation for uniform books. तो हमारे जो अभी हमने बस यूनिट 1 में बेसिक पढ़ा, अकाउंटिंग की डेफिनेशन, उनकी ऑब्जेक्टिव एंड लिमिटेशन। अब हम पढ़ेंगे कि अकाउंटिंग के प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, उनके क्या कॉन्सेप्ट है एंड उनके क्या कन्वेंशंस हैं। कन्वेंशंस मतलब एक गाइडलाइंस होती है जो सभी बिजनेस कंपनीज को फॉलो करनी होती है व्हाइल प्रिपेयरिंग द अकाउंटिंग। Okay, so in this unit we will study about accounting principles जो कि बिजनेस एंटिटी को फॉलो करनी है। These rules ensure fair, consistent financial report for decisions। और ये जो रूल्स बोल लो या फिर प्रिंसिपल्स बोल लो, ये इंश्योर करता है कि हमारा जो अकाउंटिंग है वो फेयर, सही तरीके से हो रहा हो, कंसिस्टेंट हो फाइनेंशियल रिपोर्ट में फॉर द डिसीजन। इसकी कोर आइडिया क्या है? तो जो कॉन्सेप्ट्स आर बेसिक ट्रूथ लाइक बिजनेस एंटिटी। एक बिजनेस एंटिटी की जो कॉन्सेप्ट होती है, मतलब एंटिटी की कॉन्सेप्ट जो सेपरेट एंटिटी वाली चीज है, अभी बिजनेस एंटिटी की कॉन्सेप्ट भी नीचे हम पढ़ेंगे। तो एक ये है, एंड सेकंड आती है एक प्रिंसिपल। प्रिंसिपल आर रूल बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस, रेलेवेंस, ऑब्जेक्टिविटी, फेसिबिलिटी। प्रिंसिपल्स जो होते हैं वो ऐसे रूल्स होते हैं जो किस पे बेस्ड है, जो अकाउंटेंट बहुत पास से करके आ रहे हैं उनके एक्सपीरियंस पे, उनकी रेलिवेंस बोले तो मतलब वो उनकी रेलिवेंस क्या है इन अकाउंटिंग टर्म्स में, फाइनेंशियल टर्म्स में, बिजनेस टर्म्स में। फिर उनके ऑब्जेक्टिव क्या है, फेसिएबल मीन्स वो मतलब कैसे एप्लीकेबल हो रहा है। फिर है कन्वेंशंस आर ट्रेडिशंस लाइक कंसिस्टेंसी। और कन्वेंशंस भी नीचे पढ़ेंगे। कन्वेंशंस भी 4 तरह के होते हैं, तो वो भी एक गाइडलाइंस है, जैसे कि कंसिस्टेंसी है वन ऑफ द पार्ट। टुगेदर फॉर्म गैप फॉर स्टैंडर्ड प्रैक्टिस। ये सब चीजें मिलके एक साथ गैप बनाती है, जो कि जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल है फॉर स्टैंडर्ड प्रैक्टिस। स्टैंडर्ड प्रैक्टिस किसके लिए? जो हमारे बिजनेस है, जिस बिजनेस में हम हैं, हम अपने बिजनेस को कितने हमारे फिनेंशियल स्टेटमेंट को कैसे बनाते हैं, तो उसका एक वो स्टैंडर्ड सेट करता है। हम इस रूल्स बेस्ड को ही यूज करके सारी चीजें को प्रिपेयर करते हैं। अब है की कॉन्सेप्ट, 9 की कॉन्सेप्ट। ये बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है थ्रू आउट द अकाउंटिंग। मतलब जितने भी अकाउंट्स बनते हैं, यही सारे प्रिंसिपल्स को यूज करके बनते हैं। आप इसको मेंशन करो ना करो, बट वो इम्प्लाइड होता है कि आप ये चीजें फॉलो कर रहे हो। तो फर्स्ट पॉइंट है बिजनेस एंटिटी। फर्म सेपरेट फ्रॉम ऑनर्स। ऑनर्स कैपिटल इज लाइबिलिटी। ये बहुत ज्यादा शॉर्ट में है, वेट पीपीटी में ज्यादा अच्छे से हेलो। हाँ जी। क्योंकि पेपर में हमें थ्योरी आएगा, तो फिर जो 9 की कॉन्सेप्ट्स हैं, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है क्या? मतलब ये टॉपिक है हमारे पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर हम देखते हैं कि इसमें थ्योरी पूछेंगे ना टीचर हमसे। ये बिल्कुल हाँ, ही थ्योरी। इम्पोर्टेंट है, ये बिल्कुल ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये 9 मेन, बेसिक और फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स हैं, जिनको हम लोग स्किप भी नहीं कर सकते हैं, और आई थिंक सो जिसको यूनिवर्सिटी भी स्किप नहीं करेगा। ओके। और इसमें से हालांकि हो सकता है शॉर्ट में ये दे कि जस्ट डिफाइंड ये कॉन्सेप्ट्स के नाम और उनके 1-2 लाइन में डिफिनीशन दे दो। दो दो लाइन भी लिख दो तो काफी है, क्योंकि ऑलरेडी वो बहुत बड़े हो हम्म, जाएंगे। मैंने कि आपको वो 9 पॉइंट्स के नाम याद होने चाहिए, उनके एग्जांपल्स याद होने चाहिए। आप वर्ड्स तो खुद भी लिख सकते हो। बिल्कुल, अगर ऑब्जेक्टिव्स क्लियर होंगे, पॉइंट्स क्या बोलना चाहते हैं, अगर ये चीज क्लियर होगा, देन हम लोग अब खुद से भी उसको राइट कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके। एंड जिसने भी लाइक बीकॉम किया है, आपको सीए करे हो ना, तो प्लीज ऐसे थ्योरेटिकल जितने भी पॉइंट्स है ना, जैसे हर एक चैप्टर के अकाउंट्स के, तो आप इसके प्लीज एक नोट्स बना के भेज देना, क्योंकि
मैम ने कहा था हमें लास्ट क्लास से पूछा था किसी ने, तो मैम ने कहा था कि आपको पेपर में थ्योरी पे फोकस करना है, ज्यादा न्यूमेरिकल्स पे नहीं करना, क्योंकि न्यूमेरिकल कह रही जब मैंने इतने पढ़ा ही नहीं है और तुम पढ़ भी नहीं सकते ऐसे एग्जैक्टली हाँ, न्यूमेरिकल्स तो वो पूछेंगे डिजाइन भी नहीं। हाँ जी। ठीक है, वो हम लोग बाद में डिस्कस कर लेंगे, पहले यहाँ पे फोकस करते हैं। ओके, सो फर्स्ट पॉइंट वाज बिजनेस एंटिटी। वी ऑल नो दैट कि हमारा जो ऑनर होता है और बिजनेस होता है दोनों अलग अलग होते हैं। ऑनर इज अ सेपरेट एंटिटी एंड बिजनेस इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी, दोनों अलग है एक दूसरे से। जो ऑनर्स की कैपिटल होती है ना, जो ऑनर बिजनेस में लगाता है वो बिजनेस के लिए तो कैपिटल है, बट वो लाइबिलिटी में आती है, क्योंकि बाद में वो बिजनेस को मतलब बिजनेस को अपने ऑनर को भी चुकाना होता है, इसलिए उसकी लाइबिलिटी है वो, जो ऑनर के कैपिटल होते हैं। तो ये सेपरेट लीगल एंटिटी के कॉन्सेप्ट से आता है। देन सेकंड पॉइंट है मनी मेजरमेंट। Now, record only monetary transaction ignores quality like brand image. Money measurement में क्या होता है कि हम बस वैसे ही ट्रांजैक्शन अकाउंटिंग में रिकॉर्ड करते हैं जो मॉनेटरी टर्म्स में हो, जिस ऐसे इवेंट्स को रिकॉर्ड करते हैं जिसमें मनी इन्वॉल्व हो। वो बाइंग परचेजिंग हो गया, किसी सर्विस को देके आप कुछ मतलब वैसे जो भी ट्रांजेक्शन होते हैं वही रिकॉर्ड करते हैं। अब जैसे कि अब गुडविल एक डिफरेंट चीज है, अगर आपको लग रहा हो कि गुडविल भी आती है, वो ऑल टुगेदर डिफरेंट पॉइंट होते हैं। बट कुछ चीजें होती है ना जो मॉनेटरी टर्म्स में नहीं है बट वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, लाइक अ ब्रांड इमेज। तो वो चीज हम यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं करते हैं। मनी मेजरमेंट इज जस्ट वी रिकॉर्ड मॉनेटरी ट्रांजेक्शंस। देन थर्ड इज गोइंग कंसर्न। नाउ गोइंग कंसर्न इज कि कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो हम ये सोच के करते हैं कि हमारा बिजनेस अभी आगे लंबे समय तक चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा, वो भी ऐसे शॉर्ट रन में बंद नहीं होने वाला है। तो बिजनेस कंटिन्यूज लॉन्ग टर्म, डिस्टिंग्विश लॉन्ग शॉर्ट बेनिफिट, इनवैलिड इफ लिक्विडेटिंग। ये लॉन्ग टर्म के लिए होता है और हम डिस्टिंग करते हैं, डिफरेंस करते हैं कि हमारा लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स क्या है, शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स क्या है। और ये जो कॉन्सेप्ट है ना गोइंग कंसर्न का, ये इनवैलिड तब हो जाता है जब हमारा बिजनेस लिक्विडेट होने के कगार पे आ गया, या फिर हम ऐसे सोच रहे कि हम अपने बिजनेस को लिक्विडेट करेंगे, या बिजनेस डूब रही है, कुछ भी एनी रीजन के वजह से, तो ये गोइंग कंसर्न इफेक्ट होता है। लिक्विडेट मीन बिजनेस लिक्विडेट मीन बिजनेस लिक्विडेटिंग लिक्विडेटिंग कमिंग टू बिजनेस लिक्विडेटिंग का होने वाला मतलब होता है कि जब हम अपने बिजनेस को रैप अप करने जाते हैं, दैट मीन्स कि हम अपने बिजनेस को पूरे के पूरे किसी दूसरे को बेच के या उसको ये करके शट डाउन करके उसको लिक्विडेट कर लेंगे। तो ये गोइंग कंसर्न बिजनेस ये उसी को डिफाइन कर रहा है। एसेट को बेच के बाकी सारे लाइबिलिटीज को पे करके समझो तो हमारी बिजनेस लिक्विडेट हो गई। लिक्विडेट हो गई, राइट। देन फोर्थ पॉइंट है ना, आई गेस, हाँ फोर्थ पॉइंट है अकाउंटिंग पीरियड। अकाउंटिंग पीरियड क्या होता है हमारा, तो क्या है, फाइनेंशियल ईयर लाइक अकाउंटिंग पीरियड वही फॉलो होता है ना अभी हाँ, जो हाँ, है हाँ। हाँ, हम लोग का 25-26। फाइनेंशियल ईयर जो होता है, हाँ, बिल्कुल, 25 बिल्कुल। 26 अ, वही होता है अकाउंटिंग ईयर, मतलब वो कि 12 मंथ का ओपनिंग होता ऑफ अ न्यू बुक है। साइज एंड क्लोजिंग ऑफ द नेक्स्ट बुक। यस राइट। 1 बट अप्रैल टू कंपनीज के 31 लिए मार्च। मैक्सिमम पीरियड होते हैं 15 मंथ्स के भी, एज पर कंपनीज एक्ट जो होता है। ये आप लॉ में पढ़ोगे आई थिंक कंपनीज एक्ट में कि वहाँ पे 15 मंथ कैसे होता है। बट नाउ 12 मंथ तो ऐसे होती है हमारी जो भी बैलेंस शीट वगैरह बनती है ईयर एंड 31 मार्च को। तो जो अकाउंटिंग पीरियड होता है ना वो डिवाइड लाइफ इनटू ईयर्स, टैक्सेस एंड कंपैरिजंस। तो यही कह रहा है कि टैक्स के लिए हो गया टैक्स कैलकुलेशन या फिर कंपैरिजन, तो हम कब करते हैं कुछ भी कंपेयर कब करेंगे, जब हम लास्ट फाइनेंशियल डेट पे पहुंचे हैं 31 को, तभी हम कह सकते हैं ना कि पूरे ईयर की क्या बिजनेस अभी रिपोर्ट है उनकी, कितनी क्या चीजें हैं, वो हम तभी कंपेयर कर पाएंगे जब हमारे पास पूरे ईयर का डेटा रहता है। तो ये अकाउंटिंग पीरियड होता है। अकाउंटिंग पीरियड डिफरेंट मतलब कोई मान के चलो ऐसे तो 12 मंथ का ही होता है, बट मिड में भी कुछ कर रहे हैं चीजें तो किसी का 6 मंथ का पार्ट हो गया, वैसे वैसे करके भी वो कर सकते हैं। देन है कॉस्ट। फिफ्थ पॉइंट इज कॉस्ट।
अब कॉस्ट होता है, एक तो हिस्टोरिकल कॉस्ट वाली चीजें एसेट के लिए आती है कि हम जो एसेट परचेज करते हैं जिस प्राइस पे उसी प्राइस पे अपने बुक्स में रिकॉर्ड करते आते हैं, ये एक लिमिटेशन भी था। तो ये कॉस्ट कॉन्सेप्ट है। तो कॉस्ट कॉन्सेप्ट में यहाँ एक और चीज आती है कि एसेट जो परचेज करते हैं वो तो आती है, लेकिन उसके जो इंस्टॉलेशन कॉस्ट होते हैं, लाइक जो भी हमें एसेट को लाने में उनकी फ्राइट चार्जेस लगे या फिर उसको इंस्टॉल करने उनको लगाने में चार्जेस लगे, उनसे रिलेटेड जो भी चार्जेस है ना एसेट खरीद के लाए, जैसे कोई मशीनरी है या कोई बड़ा सा प्लांट सेटअप कर रहे हैं फैक्ट्री में, अब उस चीज को बड़े से मशीनरी को लेके आए, वहां पे एम्प्लॉय लगे, सेटअप इंस्टॉलेशन हुआ, तो वो सारी कॉस्ट आएगी उस एक एसेट में। तो वहां पे ये कॉस्ट कॉन्सेप्ट आता है कि हम उनके रिलेटेड सारे कॉस्ट को वहां पे ऐड ऑन करेंगे, और ये डेप्रिसिएट होती है ईयरली, जो भी एसेट है उसको डेप्रिसिएट भी करते हैं, एंड वेरीफाइबल बट इग्नोर्स इन्फ्लेशन। वही चीज है कि जो ये हिस्टोरिकल कॉस्ट पे होती है फॉर दैट वो इन्फ्लेशन को इग्नोर करती है। दिस वाज द लिमिटेशन आल्सो। कॉस्ट कॉन्सेप्ट ओके, क्लियर? यहाँ तक क्लियर है? गो बिजनेस एंटिटी क्या है, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट क्या है, अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट, कॉस्ट, दीज आर क्लियर? इसमें से कोई डाउट किसी का कुछ है? बोलिए लास्ट बोलिए। वाला ऑप्शन एक बार फिर से हेलो, हाँ बोलिए, गोइंग गोइंग कंसर्न क्या? कंसर्न कॉन्सेप्ट एक बार फिर से मतलब बताएंगे? गोइंग कंसर्न बता देता हूँ। बिजनेस कंटिन्यूज लॉन्ग टर्म, डिस्टिंग्विश लॉन्ग एंड शॉर्ट बेनिफिट्स, इनवैलिड इफ लिक्विडेट। अगर कोई बिजनेस, अपना हर एक बिजनेस चाहता है कि वो लॉन्ग टर्म चले, ठीक है, तो लॉन्ग टर्म चलने के लिए वो लोग आज प्लानिंग करते हैं, व्हाट विल आवर लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स, कौन सा ऐसा बेनिफिट्स है जिसको हम लोग को लॉन्ग टर्म्स के लिए हमारे लिए बेनिफिशियल होगा, कौन सा ऐसा प्रोसेस या कौन सा ऐसा जगह है या कौन सा ऐसा चीज है। और शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स कहां कहां पर हम शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स भी ले सकते हैं, टैक्सेस में, लाइक किसी तरह के रेगुलेशंस में, लूप होल्स एंड एवरीथिंग, शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स हम कहां कहां ले सकते हैं। इनवैलिड इफ लिक्विडेट, ये गोइंग कंसर्न, ये जो लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स और शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स का जो एनालिसिस है, ये इनवैलिड हो जाता है कब? जब बिजनेस को हम लोग लिक्विडेट कर देते हैं, जब हम अपने एसेट्स को बेचकर लाइबिलिटीज को क्लियर कर देते हैं, एंड रिमेनिंग जो हमारा लिक्विडेशन लिक्विड पार्ट है उसे हम रैप अप करके अपने बिजनेस को आइदर किसी को हैंड ओवर कर देते हैं या शट डाउन कर देते हैं, देन ये गोइंग कंसर्न वाला जो पार्ट है ये बंद हो जाता है। लेकिन ये गोइंग कंसर्न जरूरी क्यों है? चलते रहने के लिए। अगर हम अपने बिजनेस को चाहते हैं कि नहीं कोई लॉस ना हो, लॉन्ग टर्म के लिए, हम फ्यूचर के लिए चलाएं, तो ये गोइंग कंसर्न हमें आज ही सोच के रखना पड़ेगा कि कहां पे हम लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स ले सकते हैं, कहां पे हम शॉर्ट टर्म, ये एनालाइज करके रखना पड़ेगा। समझ में आया? यस यस। ओके, आई ओके, थिंक नाउ इट्स क्लियर। बिल्कुल, आप कंटिन्यू करिए। हेलो, तो ना, हाँ जी। जैसे गोइंग कंसर्न की हम बात कर रहे हैं, तो अगर मैं कहूँ एक layman जिसे इतना अकाउंट्स नहीं पता, तो कंपनी का एक होता है मिशन, एक होता है विजन। जो विजन होता है वो हमेशा एक लॉन्ग रन होता है, एंड जो मिशन होता है वो शॉर्ट रन होता है, जो मैनेज करते हैं। तो बेसिकली वही हो गया ना, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट को हम न्यूमेरिकली कैसे, मतलब वो मैनेज किया जाता है, इसके अंदर जो बिजनेस यूज कैसे करती है न्यूमेरिकली। ये यस, वो न्यूमेरिकल ये उसी के थोड़ा है, लेकिन ये थोड़ा न्यूमेरिकल पार्ट में है। गोइंग कंसर्न जो हो जाता है वो न्यूमेरिकल वही पार्ट में आ जाता है। नंबर्स के फॉर्म में कैसे, कि आखिरी में तो बिजनेस चलना तो अकाउंट्स की लैंग्वेज में ही है। तो हम कोई पॉलिसी बना रहे हैं तो देखते हुए कि उसका लॉन्ग टर्म एंड उसका शॉर्ट टर्म क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट कैसा रहेगा, और जो फाइनेंशियल एनालिस्ट वगैरह जो पूरा वो करके देते हैं, वही हो गया ना गोइंग कंसर्न तो प्रैक्टिकली। देखो यहाँ पे है ना, एक्चुअली लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स की बात की है, बट एक गोइंग कंसर्न इन द सेंस बिजनेस जब स्टार्ट होता है ना, तो हर बिजनेस का है ना मोटिव क्या रहता है कि वो एक लॉन्ग पीरियड टाइम, मतलब एक लॉन्ग टाइम तक चले, ऐसा नहीं कि वो शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए रहे। तो वो बेनिफिट्स की बात अलग हो गई, और गोइंग कंसर्न इन द सेंस कि वो लॉन्ग टर्म रन करे बिजनेस, तो वो ये मिक्सअप करने की जरूरत नहीं है। एग्जैक्टली। ओके, आप आगे कंटिन्यू करिए साक्षी जी। ओके, कॉस्ट कॉन्सेप्ट भी हो गया। नाउ इट्स डुअल एस्पेक्ट। डुअल एस्पेक्ट क्या होता है? अकाउंटिंग में हर चीजें
डुअल एस्पेक्ट पे ही वर्क करती है। लाइक हम आगे पढ़ेंगे, देयर इज अ डेबिट, देयर इज अ क्रेडिट, एसेट प्लस लायबिलिटी, मतलब एसेट लायबिलिटीज मतलब दोनों हमेशा इक्वल रहनी चाहिए। अगर कोई डेबिट हो रहा है तो क्रेडिट होगा ही होगा। अगर आप ऐसे, मैं पहले एग्जांपल देती हूँ कि आपने एक बिजनेस के लिए फर्नीचर खरीदा, तो फर्नीचर क्या है, आपके बिजनेस की एसेट है, तो आपके पास आ क्या रहा है, फर्नीचर, आपकी एसेट बढ़ रही है। बट आपके पास से जाएगा क्या, आप अगर कैश में खरीद रहे हो तो आपकी कैश जा रही है, तो आपकी कैश घट रही है। तो एक तरफ एसेट बढ़ रहा है, एक तरफ आपकी जो कैश हो रही है वो एसेट घटता है। तो मतलब यही है ना कि अगर डेबिट हो रहा है तो फिर एक चीज क्रेडिट भी होगा। अगर चीज आपके आपके पास आ रही है तो आपके पास से जा भी रही है, अगर आपके पास फर्नीचर आ रही है तो आपके पास से कैश जा रही है। तो अकाउंटिंग बस इसी प्रिंसिपल पे वर्क करता है, डेबिट और क्रेडिट। और हमेशा एसेट इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल होता है। ये तो मतलब बहुत ही इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है अकाउंटिंग का। इसका और एग्जांपल्स देना चाहोगे आप, आकाश? ओके, तो ड्यूअल एस्पेक्ट ऐसा हो जाता है कि सिक्के के दो पहलू, यानी कि अगर मैं खर्चा कर रहा हूँ तो मेरे पॉकेट से पैसा भी जा रहा है, लेकिन जो मैं जिस चीज पर खर्चा कर रहा हूँ वो चीज भी मुझे आ रहा मिल रहा है, आइदर एसेट हुआ या कोई नया प्लांट या कुछ भी। तो मैं एक एसेट क्रिएट कर रहा हूँ, लेकिन उसके लिए मुझे खर्चा करना पड़ेगा। तो वो खर्चा हमारे इन द सेंस मॉनेटरी ही हो सकता है, चाहे हम पैसे से खर्च करें या हम उधार लेकर करें या जैसे भी करें। तो वो हम करते हैं, तो उससे क्या होता है कि हमारा पैसा खर्च होता है, लेकिन एक एसेट भी आता है। और यहाँ पर वही चीज के बारे में बता रहा है कि अकाउंट्स जो है ना वो दोनों ही प्रिंसिपल्स पे काम करता है। आप सिर्फ ये नहीं कह सकते कि मेरे पास से जा ही रहा है, कुछ आ नहीं रहा है, या फिर आप ये भी नहीं बता सकते हैं कि मेरे पास सिर्फ आ ही रहा है, कुछ जा ही नहीं रहा है। दोनों ही इक्वली हम लोग को इक्वली बैलेंस करते हैं, वो हम लोग बैलेंस शीट में देख के हम समझेंगे। और यहाँ पर है एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। ये बहुत ही बेसिक कोर और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। हम लोग को ये चीज समझना पड़ेगा कि एसेट्स का मतलब क्या होता है, लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, यानी लायबिलिटीज भी उसमें इंक्लूड होता है और कैपिटल, दोनों को मिलके एक एसेट्स बनता है। जो हमने खर्चा वो पैसा, और जो कैपिटल जो है वो, दोनों को मिलाकर मेरा एसेट रेडी हुआ। और बैलेंस, सोर्सेज एंड यूजेस। बैलेंस का भी वैसा ही होता है, जो सोर्स है जहां से आ रहा है और यूजेस, उसका यूजेस क्या है, वो दोनों का ही बैलेंस में चलता है। इज दैट राइट साक्षी जी? यस, एब्सोल्युटली राइट। ओके, तो उसके नाउ बाद है रियलाइजेशन। यस, रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट्स आर लाइक, इसमें ऐसी होती है ना कि हम पहले मैं पढ़ लेती हूँ। रेवेन्यू व्हेन अर्न्ड सोल्ड नॉट ऑर्डर्ड। तो हम इसमें ऐसे रिकॉर्ड करते हैं, हमारी जो भी कंपनी की रेवेन्यू होती है वो तब रिकॉर्ड कर लेते हैं जब वो अर्न होती है, ना कि तब रिकॉर्ड करते हैं कि वो रिसीव होती है। अब इसका पहले मैं एग्जांपल देती हूँ। एस जस्ट सपोज कि आपकी कोई बिजनेस है और आपके पास ऑर्डर आया है कि आपकी पार्टी को इतने अमाउंट का सामान चाहिए, आपको वो डिलीवर करना है। तो आपके पास ऑर्डर आया, आपने डिलीवरी के लिए भेज दिया, तो आप वो रिकॉर्ड कर लोगे कि हाँ ये रेवेन्यू हमारा जनरेट हो गया है। ना कि तब करोगे जब वो डिलीवर हो जाएगा और फिर पेमेंट करोगे। मान के चलो अभी अप्रैल चल रहा है, अप्रैल में आपने वो ऑर्डर रिसीव किया, आपने भेज दिया डिलीवरी के लिए। अब पेमेंट भले ही मई जून में आए, बट आप रिसीव कब करोगे, अप्रैल के मंथ में। तो ये रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट होता है कि रेवेन्यू जब अर्न होता है या फिर कोई चीजें जब सोल्ड होती है तभी वो रिकॉर्ड होती है, ना कि बस वो जब ऑर्डर होती है या तो बस कैश मिलता है तब। कैश तो फिर ठीक है आगे पीछे मिलता रहेगा, वैसे तो फिर कोई बिजनेस ही रन नहीं कर पाएगा अगर जब बस कैश की बात करें तो। क्योंकि तो पता ही है ये डेटर्स लोग कैसे कब बाद में देते हैं पहले देते हैं, तो इसलिए वो रिकॉर्ड कर लेते हैं तभी। अब बाद में जो भी चीजें होती है वो बाद में एडजस्टमेंट हो जाती है। तो दिस वाज द रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट। समझ में आया सबको कि रियलाइजेशन क्या होता है? क्योंकि आई फिर थिंक से मुझे फिर लग से रहा है और यहाँ एक पर बार। सबको, हाँ सबको कंफ्यूजन होगा। तो हम्म। यहाँ पर है रेवेन्यू व्हेन अर्न एंड सोल्ड नॉट ऑर्डर्ड क्रिएट लीगल कैश राइट। यानी जैसे साक्षी जी ने कहा कि सपोज कि हम सामान आज मंगवा रहे हैं, उसका पेमेंट हम 1 महीने के बाद करेंगे,
सामान तो हमें आज मिल रहा है ना, भले ही हम हमारा वहाँ पे हमारा गुडविल अच्छा है या हमारा ब्रांड इमेज अच्छा है बोलकर या हमारा रिलेशनशिप अच्छा है बोलकर, उन्होंने हमें सामान आज दे दिया, पेमेंट हम 1 महीने के बाद भी कर दे रहे हैं। तो वो क्या हो गया कि सामान तो हमारा आज अगस्त में आया ना, हम पेमेंट कब कर रहे उस डेट को हम ये नहीं कर सकते, उस डेट को हम रियलाइज़ नहीं कर सकते हैं कि नहीं, मेरा अगस्त में सामान आ गया, मैं अगस्त के डेट में ही मैं एंट्री करूँगा। मैं सितंबर में पैसा दूँगा, मैं उस टाइम का एंट्री नहीं करूँगा कि नहीं सितंबर में पैसा दे रहा हूँ तो मैं वो उस सामान का एंट्री सितंबर में करूँगा, नहीं। सामान हमें आज मिला है, मैं अगस्त का एंट्री में कर दिया। हाँ, जब मैं पेमेंट करूँगा, तब मैं जाके एंट्री करूँगा वहाँ पर कि मैंने सामान अगस्त में यूज़ किया था, पेमेंट में मैं पेमेंट कर रहा हूँ सितंबर में जाके। अगस्त का सामान का मैं पेमेंट सितंबर में कर रहा हूँ। इस टाइप से हम एंट्री करते हैं, नॉट ऑर्डर्ड, यहाँ पे वही बोला हुआ है। क्रिएट लीगल कैश राइट। लीगल कैश राइट का मतलब हो मतलब जाता मेरे है को जब हुँ, मुझे मैं कोई चीज को डिलीवर किया हूँ, उस हुँ, डिलीवर का जो अमाउंट है, वो जब मुझे हुँ, मिलेगा वही मेरा रियलाइजेशन है ना? बिल्कुल। ओके, थैंक नहीं यू। नहीं, अमाउंट मिलेगा नहीं। यहाँ पे क्या है नहीं, कि नहीं, नहीं। ऐसा नहीं हाँ, कि सॉरी, कैश, सॉरी। जब जब आपने किया तभी आप रिकॉर्ड करोगे, कैश मिलने का हाँ, वेट नहीं करना है। मतलब इनवॉइस मैं जनरेट कर लूंगा तब ना? हाँ जी। क्रिएट लीगल कैश राइट। लीगल कैश राइट का मतलब हो गया है कि यहाँ पर आप लीगली एक कैश राइट मतलब कि हाँ, कल को आप उसका कैश रिसीव कर सकते हैं कि हाँ भाई मैंने आपको अगस्त में सामान दिया था, उसका कैश आप मुझे सितंबर में दे रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। या अगस्त में आपने मुझसे सामान लिया था मैंने आपसे सामान लिया था, मैं आपको अभी सितंबर में कैश पे कर रहा हूँ। उससे मतलब कोई ये मैं नहीं है, तो इसको वो बोल लोग दोनों सकता हूँ पार्टीज़ में टर्नओवर द दिस मंथ। हाँ? मैं ये टर्नओवर फॉर ईच मंथ में हिसाब से ये रिलेशन करूंगा ना? आप इसे टर्नओवर फॉर ईच मंथ के हिसाब से भी कर सकते हैं। रेदर देन बड़ी-बड़ी बिज़नेसेस में क्या होता है कि बहुत सा बड़े-बड़े बिज़नेसेस में जब ट्रांज़ैक्शंस होती है ना, तो वो लोग एट अ टाइम सारा कैश देके या एट अ टाइम सिर्फ कैश देके ही नहीं ट्रांज़ैक्शन करते हैं। दे डू ट्रांज़ैक्शंस ऑन अ वेरी डिफरेंट नोट। मतलब कि चलो ठीक है, आज मैंने आपसे लिया है, मैं आपको इसका पेमेंट 6 महीने के बाद या 1 साल के बाद या विदिन फाइनेंशियल ईयर मैं आपको इसका पेमेंट कर दूँगा। तो इस टर्म एमएनसी से वगैरह इस में 90 डेज का पीरियड होता है पैसे को हाँ, पेमेंट करने के लिए। 30 डे हाँ, 90 डेज़ का एक 3 मंथ्स का एक पीरियड होता है, तो उसमें होता है। हम्म, अलग-अलग कंपनीज़ में अपना एक फंडा होता है, किसी का 90 डेज़ होता है, किसी का 16 डेज़ होता है, किसी-किसी का बहुत बड़ा ट्रांज़ैक्शन हो, जैसे एक्सपोर्ट-इम्पोर्ट कंपनीज़ में, जहाँ पर स्टॉक्स आता रहता है, इन्वेंटरीज़ आते रहती हैं, तो वहाँ पर ये जो चीज़ है पेमेंट या कैश को, इसको लेकर स्टॉक्स इन्वेंटरीज़ ना रुक जाएँ, इस चीज़ को लेके हर एक कंपनी में अपना एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होता है, कि आप मुझे ये माल भेज दीजिए, मैं पेमेंट आपको इस फॉर्म में, इस डेट में, इस टाइम में मैं आपको कर दूँगा। ये कुछ पेमेंट मैं अभी कर देता हूँ, कुछ पेमेंट मैं आपको उस माल के आने के डिलीवर होने के बाद कर दूँगा। तो सॉरी काइंड ऑफ ऐसा ही चलता है। तो ये होता है रियलाइज़ेशन मीन्स एट द सेम टाइम जिस टाइम में आपको रिसीव हो रहा है, उसी टाइम में आप रियल टाइम ट्रांज़ैक्शन रिकॉर्ड करते हैं। दैट्स इट। समझ में आया सबको? लीगल लीगल कैश राइट क्या हो गया? जी? लीगल कैश राइट क्या हो गया? क्या? साक्षी जी लीगल कैश राइट एक बार ये कर दीजिए ना, मेरा थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, सॉरी। हेलो? हाँ जी, हेलो। हाँ, साक्षी जी थोड़ा एक बार लीगल कैश राइट एक बार बता दीजिए ना, थोड़ा मेरा प्रॉब्लम हो रहा है, सॉरी। लीगल कैश राइट मीन्स जो भी अभी हमारे लीगल करेंसी है इंडियन की, तो हमारे उस कैश के लिए हमारे पास लीगल राइट है कि हम सामने वाले पार्टी से रिसीव कर सके। बट यहाँ पे हमने एक चीज देखा है कि यहाँ पे नॉट ऑर्डर्ड है, तो इसके एग्जाम्पल के आगे इसने लिखा है कि क्रिएट लीगल कैश राइट। तो हमें ये चीज नहीं लेना है कि हम जब हमारा लीगल कैश राइट क्रिएट हो तब हम रेवेन्यू को रिकॉर्ड करें, ये अपोजिट था। और एग्जैक्टली लीगल कैश राइट इज लाइक जब हमें लीगल टेंडर मिलता है, वैसे कह सकते हैं इसको। मतलब जो कानूनी रूप से ये हो, ऑथराइज्ड हाँ हो, यही? हाँ जी। मैं ना मैडम एक मेरे एक को मिनट। ऐसा एग्जांपल आ रहा है, अगर मैं आप रिलेट कर पाओ, अगर आप कभी ऐसे
कोचिंग क्लासेस या ट्यूशन वगैरह पढ़ाते हो, तो आपको मंथ एंड में मनी मिलते हैं, पैसे मिलते हैं, या फिर मे बी नेक्स्ट मंथ के फर्स्ट वीक में, स्टार्टिंग में, या कोई भी ऐसे वर्क कर रहे हो जहाँ पे फिक्स नहीं है, आप एम्प्लॉय हो बट जिस मंथ के मिल रहे हैं आप, तो उसके लिए उस मंथ के अंडर वो पैसे को रिकॉर्ड करोगे ना, बट भले ही वो दूसरे पीरियड में मिल रहा हो, तो वैसे भी इसको कह सकते हैं। बेस्ट एग्जांपल इज अच्छा, एक रूम क्वेश्चन रेंट। और है, एक क्वेश्चन है मेरे को। अभी मान लीजिए मैं रेवेन्यू, मतलब सॉरी, मैंने इनवॉइस जनरेट कर लिया, दैट इज कॉल्ड रियलाइजेशन। वो पेमेंट मेरे को अगर नहीं देगा तो फिर मैं उसको क्या बोलूंगा, लॉसेस में चला जाएगा क्या वो? पेमेंट नहीं देगा वो, तो फिर समझो तो एक बैड डेप्ट हो गया, वो अलग चीज हो जाती है। डेट हो गया, समझो? डेट हो गया ना, हाँ बैड डेट। हाँ, उसके लिए भी प्रोविजन एक्चुअली बनते हैं। ऐसे सब वो एक्चुअली ये शो सारे करेगा ना बैड डेब्ट्स को है ना आउटस्टैंडिंग। अवॉइड करने के लिए रिजर्व रखते हैं। पहले Exactly. एक्रूवल पढ़ लो, फिर डिफरेंशिएशन कर लेते हैं, थोड़ा इजी हो जाएगा। एक्चुअली ना यहाँ पे ये बहुत शॉर्ट में लिखा हुआ है, जस्ट 1 लाइन, तो उसके बेसिस पे एक्सप्लेन करना। गूगल जेमिनी को इतना ही पता है। आकाशी, आप प्लीज ऐसा कर सकते हैं कि आप एक्रूवल एंड रियलाइजेशन के डिफरेंशिएशन जैसे होता है ना, डिफरेंस बिटवीन द एक्रूवल एंड रियलाइजेशन एक बार गूगल पे टाइप करिए, उसके अंदर बेसिक्स भी आएंगे, तो अच्छा क्लियर हो जाएगा। क्योंकि दोनों एक दूसरे का ऑपोजिट होता है, दोनों में से एक ही चलता है, कोई भी कंपनी दोनों फॉलो नहीं कर सकती है। यस यस राइट। रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट मेनली होता है जब आप गुड्स डिलीवर करते हैं किसी को, तो उस टाइम आप रिकॉर्ड करेंगे। हाँ अगर क्या? आप सर्विस के लिए, रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट मेनली जब जिस टाइम में आप गुड्स डिलीवर करते हैं किसी कस्टमर के पास, उस टाइम आपको अकाउंट में आप रिकॉर्ड करेंगे। परंतु जब कस्टमर आपको कैश देंगे उस टाइम पे नहीं है, कस्टमर को बाद में देंगे, वो कस्टमर का एंड में, मगर आप जब डिलीवर करेंगे उस टाइम आपके अकाउंट में रिकॉर्ड होना चाहिए। जैसे सर्विस के लिए अगर किसी रूम रेंट में इस महीने के लिए, सर्विस के लिए इस महीने का ही रूम रेंट अकाउंट में आप रिकॉर्ड करेंगे, जब पेमेंट आएंगे उसके लिए उस टाइम पे नहीं है। यस ये राइट। रियलाइजेशन ये कुछ रिलेट कर रहा है कोटेशन से क्या? कोटेशन, हाँ, सेल कोटेशन वगैरह भेजते हैं तो फिर हमें मनी वापस से बाद में मिलती है, तो कह सकते हैं ऐसे हाँ कुछ। एग्जांपल। एक्चुअली इसमें कोटेशन रिलेटेड नहीं आता है। और एक्चुअली परफॉर्मा बेसिकली कैसा रहता है, हम्म। इसमें कैसा यहाँ पर रहता है मेरा जब स्क्रीन भी सबको दिख रहा है? हाँ हाँ दिख हाँ रहा है। जी दिख रहा है। ओके, यहाँ पर है the core principles is that revenue is recognized when it is earned and realized, not necessarily when the cash is received. This is typically means for goods, revenue is recorded when the goods have been delivered to the customer and the risk and the rewards of the ownership has been transferred. For service, revenue is recorded when service has been performed or completed. तो यहाँ पर एक बार साक्षी जी आप एक बार इसको एक्सप्लेन कर दीजिए प्लीज। ऑल राइट, तो फर्स्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड कि ये रिस्क एंड रिवॉर्ड्स ट्रांसफर कैसे होते हैं, ऑनरशिप जो होता है ये ना अभी लॉ में नेक्स्ट चैप्टर आ रहा है, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट है शायद 3rd चैप्टर में, तो वहां पे ये बहुत अच्छे से बहुत डिटेल में हम समझेंगे। बट यहाँ पे मैं बस इतना बता देती हूँ कि अगर आप अपने बिजनेस से, अगर आपकी कोई कंपनी है या फिर कोई दुकान है, मान के चलो आप स्टॉक अपने सामान भेज दिया, डिलीवरी कर दिया, अब आपके अंडर उनकी जिम्मेदारी नहीं है या फिर उनके तक पहुंच चुका है और ऑनरशिप अब उनके पास है, ठीक है, रिस्क एंड रिवॉर्ड भी उनके पास ट्रांसफर हो गया क्योंकि सामान तो आपके पास नहीं है ना, तो यू जस्ट ट्रांसफर दैट रिस्क एंड रिवॉर्ड टू देम, तो अब उनकी जिम्मेदारी है, तो ये चीज अब उनके पास है, अब उनकी जिम्मेदारी की वो हमें कैश दे, बट हम अपना, मेरे तरफ से तो सारी चीजें क्लियर हो गई है, हम अपना रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लेंगे डिस्पाइट कि हम वेट करें कि कैश कब मिलेगा, क्योंकि अब हमारे पास उसकी ऑनरशिप नहीं है, हमने भेज चुका है।
ये गुड्स में और सर्विस में भी सेम ही होता है कि हमने सर्विस परफॉर्म किया है तभी हम रिकॉर्ड करेंगे, ना कि पैसे मिलेंगे। इसका तो बहुत इजी एग्जांपल है कि जो सैलरीड एम्प्लॉयड होते हैं वो पूरे मंथ सर्विस प्रोवाइड करते हैं एंड देन लास्ट में उन्हें पैसा मिलता है। या कोई टीचर है, कोई कोचिंग पढ़ा रहा है तो उनके लिए भी ये चीजें होती है। ये रेवेन्यू के केस में है। एंड देन एक होता है कि एक्सपेंस। एक्सपेंस कब रिकॉर्ड करते हैं? तो एक्सपेंस हम जब रिकॉर्ड करते हैं जब वो इनकर्ड होता है। रेवेन्यू कब रिकॉर्ड करते हैं? जब वो अर्न होता है। बट एक्सपेंस जो होते हैं, जो हमारा खर्च है, वो कब करेंगे? जब हमारे इनकर्ड होते हैं। अब इनकर्ड कैसे होता है कोई खर्च? जैसे कि अभी EMI आई थिंक इसका सबसे बेस्ट होगा एग्जाम्पल, या फिर कोई और जो डेफर्ड, जो बाद में हमको पे करना है बट अभी मैंने अकर कर लिया, एक साथ मैंने अभी कुछ क्रेडिट खरीद कार्ड लिया, उसका पेमेंट मैं बाद में क्रेडिट करूँ। कार्ड क्रेडिट कार्ड से EMI करवा लिया या हाँ किसी भी तरीका का कोई जो या लोन ले ऑनलाइन जो लिया या शॉपिंग कर रहे हैं उस पे कुछ हो सकता है क्या? हम्म हाँ राइट। ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं, हमने पहले ऑर्डर कर दिया, प्रोडक्ट हाँ हमको कैश रिसीव हो गया, डिलीवरी पे किया है उसके फिर बाद वो वेरीफाई करके उसके बाद हमने पेमेंट किया। राइट। COD टाइप। गुड। पोस्टपेड हेलो 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 सब नेटवर्क इशू। नहीं ओके नहीं नेटवर्क का तो हेलो कोई इशू नहीं है। ठीक है, ओके कंटिन्यू नेक्स्ट टॉपिक। ओके रियलाइज ओके एक्यूरल हो गया ना? एक्यूरल हो गया पूरा? आई नहीं थिंक हुआ अभी अभी, नहीं हुआ। नहीं हुआ। तो मैं सेम वहीं पे जाऊं? हाँ हाँ ओके ओके ओके। ये तो एक्यूरल ही है, मतलब बहुत सिमिलर ही है दोनों, ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है। एक्यूरल ना, जो एक्यूरल कॉन्सेप्ट है उसमें ये रियलाइजेशन और मैचिंग प्रिंसिपल दोनों को यूज करके ये प्रिंसिपल्स वो होते हैं। आप एक बार नीचे स्क्रॉल करना अगर हम्म डेप्थ में हो तो। दोनों का ना डिफरेंशिएशन टेबल टाइप को तो वो करो, बहुत अच्छा रहता है। लाइक हमने पढ़ा भी था और हमारे लूमेंस के अंदर भी है, जो हमें दिया हुआ है ना PDF तो एक बार के अंदर स्टार्ट भी। करना। हाँ हेलो हेलो नेटवर्क इशू आ रहा है क्या? वेट में भेज। हेलो नहीं 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 नेटवर्क इशू नहीं है, वो शायद साक्षी का हो सकता है कि स्पीकर का कोई प्रॉब्लम हो दोनों। एम आई ऑडिबल? हाँ 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 क्या बोल रही थी, बोलो क्या शेयर करना है, मैं शेयर कर देता हूँ। हाँ ये बोल रहे हैं कि आप वैसे एक बार इमेज ओपन करो या फिर आप ओके ऐसे ओके टाइप करो कि जिसमें दोनों साइड एक दूसरे का डिफरेंस दिया हो टेबल फॉर्म में, तो वो ज्यादा इजीली अंडरस्टैंडेबल होगा। ओके ओके एक्यूरियल का ना। हाँ एक्यूरल एंड ये क्या था, रेवेन्यू रियलाइजेशन, सॉरी। एक्यूरियल एंड रियलाइजेशन ओके। यहाँ पे देखो इन समरी भी लिखा हुआ है नीचे, उसका हम्म नीचे देखो तो ये समरी में 3-4 लाइन जो है एक बार पढ़ लो। फिर आप एक बार स्पेसिफिक ही सर्च करो क्योंकि ओके ओके इनकी। मैं इमेजेस पे ही कर देता हूँ। हाँ जी। वेट ऐसे रियलाइजेशन वर्सेस एक्यूरल। एक बार चेक करना, मैंने भेजा है वो। ओके सॉरी ये डेफर्ड है, एक्यूरल डेफर्ड, नॉट ये डेफर्ड है। Wait, the core difference between actuarial transaction which it occurs in realization specific refers 1 minute. हम्म हम्म हाँ ये ये रहा
रियलाइजेशन बेसिस एंड एक्यूरियल बेसिस, ये डिफरेंट ठीक की है। वन ये की डिफरेंसेस हो गया तो इससे थोड़ा समझ में आ जाएगा। ठीक लग रहा है मुझे। ओके ठीक है, फाइन। रियलाइजेशन बेसिस में क्या होता है, टैक्स कब बनते हैं, टैक्स ट्रिगर कब होता है, जब कोई चीज सेल होती है या फिर एसेट डिस्पोज होते हैं। एसेट डिस्पोज बोले तो हम बिजनेस से उस एसेट को फाइनली हटा रहे हैं, सोल्ड आउट कर रहे हैं, या फिर उसके वैल्यू को बैलेंस शीट से रिमूव कर रहे हैं, तो बेसिकली राइट ऑफ कर रहे हैं। हाँ जी, तो उस पे टैक्स आती है। बट एक्यूरल बेसिस में क्या होता है कि जब इनकम और एक्सपेंस है वो रिकॉग्नाइज तब होता है जब वो अकर होगा, तब जाके उस पे टैक्स आते हैं। मैंने उल्टा तो नहीं बोल दिया? हाँ सही तो बोली हूँ। इनकम एंड नहीं नहीं एक्सपेंस सही है। रिकॉग्नाइज होते हैं, तब उस पे टैक्स आता है। वो परपेसिटी वाला लिंक में एक बार ऑफ करके ऑन करो, नहीं तो रिफ्रेश करो, देखो लास्ट में मैंने अपडेट कर दिया है। Wait. एकदम लास्ट में आ जाओ, स्क्रॉल करो। सबसे नीचे यहाँ पर देखो एग्जाम्पल दिया हुआ है, ठीक है। एक एग्जांपल यहाँ पे भी है मेरे पास भी, कि जैसे इलेक्ट्रिसिटी हम लोग कंज्यूम करते हैं किसी मंथ में, फॉर रेवोल्यूशन का एग्जांपल concept है, दिसंबर में ये चल रहा है। कहता है कि revenue तभी रिकॉर्ड करो जब लीगल राइट और रिसीविंग मनी बन जाए, ठीक है। मतलब गुड्स डिलीवर होना या सर्विस कंप्लीट होने पर ऑर्डर मिलना रेवेन्यू नहीं है। एग्जांपल, करुणा प्रिंटर्स को 5 लाख का ऑर्डर मिला और 2 लाख गुड्स 2005 में डिलीवर किए, सिर्फ 2 लाख ही 2005 का रेवेन्यू है। और एक्यूरल कंसेप्ट बोल रहा है कि ये कहता है कि इनकम और एक्सपेंसेस अर्न और इनकर्ड हाँ। होने रिकॉर्ड करो, कैश आए ना आए आपको रिकॉर्ड करना है। क्रेडिट सेल्स फुल अमाउंट रिकॉर्ड करो, भले कैश बाद में मिले। एग्जाम्पल, 2 लाख क्रेडिट सेल्स, रुपीज 1.5 लाख कैश मिला, पूरा 2 लाख रेवेन्यू दिखाओ, कैश बेसिस नहीं, राइट टू रिसीव बेसिस। अच्छा, मतलब क्या है यहाँ पे पूरा ही मतलब करने के लिए बोल रहा है रियलाइजेशन में, और यहाँ पे बोल रहा है कि आप जितना मिल रहा है वही करो। मेन डिफरेंस क्या बोल रहा है कि रियलाइजेशन रेवेन्यू टाइमिंग डिसाइड करता है डिलीवरी पर, और एक्यूरल कैश इग्नोर करके जितना मिला है उन पे फोकस करता है, ठीक है। ये नीचे जाओ, और कुछ नहीं है क्या? दोनों साथ में ट्रू प्रॉफिट क्या बताते हैं। इसका समझ आया कुछ? थोड़ा सा जो आप पढ़े हो एक बार यही इजी लैंग्वेज में आप वो एक्सप्लेन कर दो तो। एक बोलूं क्या मैं समझाता हूँ इसको। समझो सेंसर का कंप्यूटर का दुकान है, सेंसर ने समझो 100 क्वांटिटी लैपटॉप है वो बेचा है आकाश जी को, बराबर है। तो आकाश जी को उन्होंने बेच दिया, करेक्ट है। तो वो जो सेल्स इनवॉइस है जो 100 क्वांटिटी का समझो 2 लाख है, बराबर है। तो 2 लाख सेल्स इनवॉइस सेन जी अपने बुक्स में रिकॉर्ड कर देंगे, ओके। अभी सेन जी को पैसा वो 90 डेज बाद आएगा, क्रेडिट पीरियड है 90 डेज का, क्योंकि उनका आकाश जी के साथ अच्छा तालमेल है, अच्छे वेंडर है। तो 90 डेज बाद आएगा, पर उनको सेल्स इनवॉइस आज की डेट में बुक करना है, क्योंकि उनके जो गोडाउन में से 100 क्वांटिटी जो कंप्यूटर है लैपटॉप वो निकल गए। तो उनको सेल्स इनवॉइस रियलाइजेशन मतलब जो अकाउंटिंग करना है, और वो 2 लाख जब भी उनको समझो 90 डेज बाद आएगा, मतलब दिसंबर है, जान फेब मार्च, मतलब 90 डेज के बाद जब भी आएगा, तभी वो एक रिसिप्ट का एंट्री मारेंगे जो सेल्स इनवॉइस उन्होंने मेंशन किया था। अभी जो एक्रूअल उन्होंने बताया ना, ये हुआ रियलाइजेशन, ओके। और सेम लाइक आकाश जी भी वैसे करेंगे, जब भी अभी समझो आज 30 तारीख को कंप्यूटर का सेल्स इनवॉइस का सेन जी ने
सेल्स किया, बराबर है। आकाश जी को वो डिलीवरी मिली 1 तारीख को, 1 जनवरी को, ओके। तो आकाश जी ने पूरे 100 क्वांटिटी चेक किया, तो 1 तारीख को आकाश जी के पास परचेस इनवॉइस आ गया। तो आकाश जी उनके बुक में परचेस इनवॉइस जो बुक करेंगे 1 तारीख को, वो 30 तारीख को नहीं करेंगे, क्योंकि उनको मटेरियल जब भी मिला उसी डेट को ही वो परचेस इनवॉइस बुक करेंगे, ऐसा है। ये रियलाइजेशन का कंसेप्ट है। और सेम लाइक एक्रूअल कॉन्सेप्ट, इसमें ये जो लिखा है उन्होंने, समझो अपना इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस है, रेंट है, जब सेन जी का गोडाउन है तो उनको हर महीना रेंट देना पड़ता है उनके गोडाउन का, बराबर है। अभी समझो उनको जनवरी मंथ का उनको गोडाउन का रेंट देना है, बराबर है। तो वो जनवरी मंथ का गोडाउन का रेंट देना है, तो वो उनका एक एंट्री मार के रखेंगे, करेक्ट है, कि ये मुझे आउटस्टैंडिंग पेमेंट करना है, ये इलेक्ट्रिसिटी का एक एंट्री मार करेंगे, ये मुझे देना है, क्योंकि वो उनके एक्सपेंस एक्रूअल है। समझो सैलरी का एक पकड़ो, सैलरी का पार्ट जो उनके यहाँ पे कारागिर काम करते हैं जो भी, तो उनको सैलरी अगर देना है तो सैलरी का एक एंट्री मार के रख देंगे कि भाई ये बंदे को 10,000 मुझे सैलरी देना है मानो, तो ये सैलरी का एंट्री आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट में वो मार के रख देंगे। मतलब ये उनका खर्चा उनको आगे देना है, बट वो रिकॉर्ड करके रख रहे हैं ऐसे। तो ये एक्रूअल और ये रियलाइजेशन ऐसा हो गया। वेल डन कदम, समझ में वेल आया डन। सबको? वेरी गुड भाई कदम भाई, वेल एक्सप्लेन। समझ में आया सबको? रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट, एक्यूरियल कॉन्सेप्ट। रियलाइजेशन माने 5 लाख का माल है, 2 लाख बिक्री किए तो 2 लाख ही लिखेंगे। एक्यूरियल कॉन्सेप्ट है 2 लाख का माल है, 1.5 लाख कैश में बिक्री कर दिए, 50,000 क्रेडिट में बिक्री कर दिए, हम 2 लाख ही लिखेंगे। भले वो मेरा क्रेडिट में बिक्री हुआ है, पैसा अभी नहीं आया है, लेकिन हम उसको एंट्री आज ही करेंगे। एक्यूरियल। रियलाइजेशन भाई जितना बेचे उतना ही लिखेंगे। 3 लाख का कैश में क्रेडिट में किए तो 3 लाख वाला क्रेडिट में नहीं लिखेंगे, 2 लाख वाला कैश का ही लिखेंगे। मेरे पास में आज जो पैसा आया वो करेंगे। क्लियर? एंड प्रैक्टिकली एक्रूअल कॉन्सेप्ट ही यूज होता है ना किसी भी कंपनी में जाएंगे तो, जिसमें कैश सेल, क्रेडिट, एक्सपेंस अकाउंट्स रहते हैं, तो पूरा एक्रूअल कॉन्सेप्ट में आता है ना। सारे जगह एक्रूअल ही यूज होता है मेनली। जो भी हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं, पीएनएल, वो सारे एक्यूरल बेसिस पे ही बनाते हैं। रियलाइजेशन आई डोंट थिंक कि अभी कहीं यूज भी होता है, बट हाँ कुछ कंपनी वैसे जिनके बिजनेस हैं जो पर्टिकुलरली ऐसी चीजों पे है कि वो कैश या फिर क्रेडिट पे डील करती है, तो रियलाइजेशन पे ज्यादा फोकस करती है, बट नाउ एक्यूरल कॉन्सेप्ट ही चलते हैं हर जगह। डन, आगे समझ। ओके, मैं इसको ऊपर में करता हूँ ताकि मैं आगे हम लोग समझ पाए। तो यहाँ पर 1 मिनट। हाँ, रियलाइजेशन समझ में आ गया, एक्यूरियल समझ में आ गया। मैचिंग। मैचिंग कॉन्सेप्ट। हाँ साक्षी जी प्लीज एक्सप्लेन कर दीजिए उसको। मैचिंग कॉन्सेप्ट्स आर बेसिकली वैसे कॉन्सेप्ट होते हैं जो कि रेवेन्यू और उनकी कॉस्ट को सेम पीरियड में ही रिकॉर्ड करते हैं ताकि एक ट्रू प्रॉफिट हो सके। अब इसका एग्जांपल इज लाइक कॉस्ट और रेवेन्यू। कॉस्ट, हम कोई भी खर्चा कर रहे हैं किसी पर्टिकुलर रेवेन्यू को जनरेट करने के लिए फॉर द सेम पीरियड, तो उसको उसी पीरियड में उसका कॉस्ट भी रिकॉर्ड करेंगे और उससे जनरेट होने वाली रेवेन्यू भी रिकॉर्ड करेंगे, और इसको कहते हैं मैचिंग प्रिंसिपल। कॉस्ट एंड रेवेन्यू एक साथ एक पीरियड में, ताकि हमें सही प्रॉफिट पता चल सके। इसका एग्जांपल दो आप अच्छे से। पेयर रेवेन्यू विद कॉस्ट इन द सेम पीरियड ऑफ ट्रू प्रॉफिट। मतलब कि मैचिंग का मतलब हो जाता है कि जो कॉस्ट है, जो रेवेन्यू हमारा आ रहा है उसके साथ में कॉस्ट हम दोनों को पेयरिंग कर देंगे। सपोज कि कोई मशीन है जिससे हम लोग प्रोडक्शन बना रहे हैं, रॉ मटेरियल उसमें डाल रहे हैं, रेडी कर रहे हैं, तो उसमें हम लोग जो कॉस्ट, जो हम लोग का रेवेन्यू आने वाला है, तो उसपे तो हम लोग का कॉस्ट भी तो लगा है, तो कॉस्ट को रेवेन्यू को दोनों को हम एक ही में इंकर्ड कर देंगे कि भाई मेरा इस सामान को बनाने में, मेरा इस सामान को अगर मैं बेच रहा हूं तो मेरा ये रेवेन्यू जनरेट होने वाला है, लेकिन इस पे ये मेरा कॉस्ट भी लगा है, तो वो दोनों को हम उस पे ही उसी में ऐड कर देंगे फॉर ट्रू प्रॉफिट। ट्रू प्रॉफिट कैसे निकलता है? मेरा जितना रेवेन्यू लगा प्लस मेरा उस पे कितना कॉस्ट आया, उससे मेरा कितना रेवेन्यू आया, ये दोनों को मिला के ही ट्रू प्रॉफिट बनता है। तो यही है मैचिंग पेयर, मैंने दोनों को मैच कर देना, पेयर कर देना।
कि मेरा एक फ़ोन है या जो है, इस पर मेरा 10,000 का रेवेन्यू है और उस पे मेरा 8,000 का 5,000 का कॉस्टिंग है। तो डिफरेंशिएट जो अमाउंट आ रहा है 5,000 का, वो हुआ मेरा प्रॉफिट अमाउंट। तो ये मेरा कैसे निकला? जब हम उसका कॉस्ट और उसका रेवेन्यू दोनों ही हम एक साथ में उसको रख के लेकर चल पाते हैं, तभी निकलता है। तो मैचिंग कॉन्सेप्ट क्लियर है या किसी का कोई डाउट? कोई अगर अपना कोई एग्जांपल में इसको एक्सप्लेन करे तो प्लीज कर सकता है। हेलो, आई एम ऑडिबल? यस यस ओके। यहाँ पर हम लोग जो ये 9 की कॉन्सेप्ट्स में बात की है, गोइंग कंसर्न, तो वेट एक मिनट मैं देखता हूँ। और मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगी, ये जो मैचिंग बिल्कुल। कॉन्सेप्ट होता है ना, वो मतलब एक एक्यूरल कॉन्सेप्ट को ही यूज करके उसका एक ब्रॉडर पार्ट है जो मैचिंग कॉन्सेप्ट है, तो वो एक दूसरे के साथ ही यूज होते हैं। मैचिंग कॉन्सेप्ट एक्यूरल पे ही बेस्ड होता है। एक मेरे पास एक एग्जांपल है, मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा हूँ अभी। दैट मीन्स कोई सेल्स पर्सन है, XYZ कोई भी प्रोडक्ट सेल कर रहा है लाइक दिसंबर, लेकिन उसको जो इंसेंटिव वगैरह मिलता है वो जनवरी में मिलता है, लेकिन उसको जब अकाउंट को बैलेंस किया जाएगा तो वो उसको दिसंबर में ही रिकॉर्ड किया जाएगा एज पर अकाउंटिंग मैचिंग कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग। और अकाउंटिंग और यू कैन से सैलरी स्लिप में जो शो किया जाएगा वो दिसंबर की सैलरी स्लिप में शो किया जाएगा। यस एग्जैक्टली। बिल्कुल बिल्कुल, वो दिसंबर में ही दिखाया जाए, क्योंकि अर्निंग तो उसने दिसंबर में ही की थी। कंपनी उसे अर्निंग पे दिसंबर में भले की ही थी, उसके नेक्स्ट मंथ में की है। अर्निंग या एग्जैक्टली। अर्निंग नेक्स्ट मंथ में की है, लेकिन कंपनी भले ही उसे पे नेक्स्ट मंथ में कर रहा है या उसके बाद वाला नेक्स्ट मंथ में कर रहा है क्वार्टरली बेसिस पे, लेकिन पे अर्निंग उसने उसी मंथ में, जो सेल्स पर्सन है जो नवंबर के महीने में उसने अपना टारगेट अचीव कर लिया, तो दिसंबर जनवरी फरवरी में जाकर उसका इंसेंटिव आएगा। ठीक है, तो लेकिन वो फरवरी का जो इंसेंटिव आएगा ना, वो उसके नवंबर जो एंट्री होगी कंपनी की, वो नवंबर वाले ही उसके इसमें होगी कि हाँ भाई नवंबर में उसने इतना अर्न किया था, सैलरी प्लस इंसेंटिव। वो ये नहीं होगा कि फरवरी वाले में, तो फरवरी वाले में दिखा देगा तो फिर तो उसका फरवरी वाला का हो जाएगा, देन नवंबर में कोई ये नहीं रह जाएगा, उसका कोई कैलकुलेशन ये नहीं रह जाएगा, फिर वो कंपनी के लिए अकॉर्ड हो जाएगा, माने एक लूप हो जाएगा जिसमें कंपनी चलता रहेगा। तो अगर कोई ये 9 जो कॉन्सेप्ट अभी हम लोगों ने पढ़ा, अगर कोई एक सामने से आके अगर इसको कोई एक्सप्लेन करना चाहे, उनको आकाश जी अलग से सर्टिफिकेट देंगे। थैंक यू। हाँ बहुत बढ़िया वाला सर्टिफिकेट भेजेंगे नाम के साथ, कमेंट राय एकदम एकदम। कौन? अनुज? नहीं अनुज, नहीं, अभी हम लोग नहीं। नहीं, हम लोग नहीं। कपिल सैनी सर, हेलो। कोई भी अगर आना चाहे, अनुज या हम लोगों को छोड़कर, सेन गुप्ता दा, अनुज, साक्षी, इन लोगों को हम लोगों को छोड़कर अगर कोई आना चाहे तो जो भी समझ में आया, ऐसा नहीं कि भाई एकदम क्लियर ही समझाना है, जो भी ठीक है, अपना जो मैं बोलता कॉन्सेप्ट हूँ। जो समझ में आया। ठीक है, बोलता हूँ। आप एक बार पीपीटी में आ जाए, पीडीएफ में मैं बोलता हूँ। वो जो फर्स्ट है गोइंग कॉन्सर्न मेनली जो आपका बिजनेस हो कंटिन्यू बेसिस पे चलेंगे, मतलब जब बिजनेस होगा जैसे वो ईयर के बाद वो कंटिन्यू होगा। जैसे मैं एग्जांपल दूंगा, जैसे टाटा इंडस्ट्री, तो अभी तो रतन टाटा नहीं है, मगर उसका तो टाटा इंडस्ट्री अभी चल रहा है। यही कंपनी का जो गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट है। तो वो ऐसा नहीं कि जब कंपनी कोई स्टार्ट होगा वो 1 साल के लिए 2 साल के लिए ऐसे नहीं हो, फॉर फ्यूचर लॉन्ग टर्म वो कंटिन्यू होगा। ये गोइंग कंसर्न का कॉन्सेप्ट है। अकाउंट नेक्स्ट आता है अकाउंटिंग पीरियड।
जो अकाउंट कंपनी का जो प्रॉफिट लॉस जो भी है वो एक पीरियोडिकली बेसिस पे होगा। मेनली अकाउंटिंग पीरियड फॉर 1 ईयर होता है। उसके एंड में किसी का 6 मंथ क्वार्टरली ऐसा भी होता है। वो क्वार्टरली जो बिजनेस का जो प्रॉफिट होता है जो भी है, मगर वो एक पीरियोडिक बेसिस में अकाउंट का जो स्टेटमेंट होगा। उसके बाद आता है कॉस्ट कॉन्सेप्ट। कॉस्ट कॉन्सेप्ट मतलब जब आप जब परचेस करेंगे उसका जो अल्टीमेट जो कॉस्ट होगा वही अकाउंटिंग में रिकॉर्ड करेंगे। जैसे अगर आप किसी मशीनरी अगर आप परचेस करेंगे तो मशीनरी तो एक परचेस करेंगे मोटा अमाउंट में, उसके साथ उसका जो ट्रैवलिंग कॉस्ट, इंस्टॉलेशन कॉस्ट जो भी है वो तो मशीन का रिलेटेड ही होगा। तो मशीन के लिए वो कॉस्ट जा रहा है तो इसलिए वो भी कॉस्ट आप मशीनरी के साथ इंक्लूड होगा। यही कॉस्ट कॉन्सेप्ट है। उसके बाद आता है डुअल एस्पेक्ट। डुअल एस्पेक्ट मतलब किसी ट्रांजैक्शन का दो इफेक्ट होगा। किसी भी ट्रांजैक्शन का फिनेंशियल ट्रांजैक्शन अगर किसी साइड डेबिट होता है वो क्रेडिट होगा, जो भी है मतलब उसका दोनों तरफ पे कोई इफेक्ट होगा। अगर आप क्रेडिट में अगर सामान बेचता है तो आपके पास सेल्स होगा, और जो क्रेडिटर वो कैश नहीं होगा तो क्रेडिटर का नाम होगा। तो ऐसा ही डेटर्स का नाम होगा। तो ऐसा ही किसी ट्रांजैक्शन का दो इफेक्ट होगा। उसके बाद आता है रियलाइजेशन इफेक्ट। तो रियलाइजेशन इफेक्ट मतलब जो बिजनेस का जब आप किसी सेल करेंगे आपके अंदर सेल मतलब अगर आप गुड्स अगर सेल कर देंगे तो गुड्स जब डिलीवर होगा कस्टमर के पास तो उस टाइम पे आप रिकॉर्ड करेंगे, परंतु कस्टमर बाद में अगर आपको कैश करे मतलब आपके एंड में सेल जब कंप्लीट होगा, आपके एंड में जब कंप्लीट होगा तब भी आप रिकॉर्ड करेंगे। सर्विस के यही हिसाब है। जैसे अगर आप कोई रेंट में अगर किसी को रख रहा है तो जिस महीने के लिए वो रेंट होगा उस महीने भी आप रिकॉर्ड करेंगे। हो सकता है कि वो आपका जो ओनर है और रेंटर है वो बाद में आपको पेमेंट करेंगे। इसके बाद आता है एक्रुअल कॉन्सेप्ट। एक्रुअल कॉन्सेप्ट एक होता है कि एक अकाउंटिंग पीरियड और 1 साल के अंदर जो भी तारीख का ट्रांजैक्शन होगा सब रिकॉर्ड होगा। वो कैश भी हो सकता है, नॉन कैश भी हो सकता है। मतलब अगर आप इस साल में अगर किसी को भी क्रेडिट में अगर सामान बेचा है तो इस साल में ही रिकॉर्ड करेंगे। हो सकता है वो बाद में नेक्स्ट ईयर में आपको पेमेंट करेंगे। ये सिर्फ नॉट सेलिंग इन एक्सपेंस के लिए। जैसे इस साल में अगर आप कोई एक्सपेंस किया मगर आप इस साल में पेमेंट नहीं किया, आपके इस साल में आउटस्टैंडिंग हो गया और ओवरड्यू हुआ, मगर आप रिकॉर्ड इस साल में ही करेंगे। हो सकता है कि आप पेमेंट नेक्स्ट ईयर में करेंगे, मगर एक्रुअल कॉन्सेप्ट में इस साल का एक्सपेंस इस साल का रेवेन्यू इस साल में ही रिकॉर्ड होगा, मतलब जिस साल में वो होगा। और मैचिंग कॉन्सेप्ट मतलब ये थोड़ा टफ है। तो ये कोई एक्सपेंस व ट्रांजैक्शन वो कॉस्ट के साथ और कोई प्रॉफिट के साथ मैच हो गए। कोई भी एक्सपेंसेस और रेवेन्यू के साथ मैच होगा उसका इफेक्ट। तो ऐसा साक्षी जी ही। ये सही था क्या जो इन्होंने एक्सप्लेन किया? हाँ जी, आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। थैंक यू फॉर दैट। ओके और वेल सेड वेल सेड। विथ एग्जांपल। ओके। बट मैं एक चीज बोलूंगी कि हमेशा याद रखना सभी को कि एक्यूरल वाली चीज जो होती है ना, एक्यूरल हमेशा हम हर जगह यूज होती है। तो एक्यूरल में बस हमें ये इग्नोर करना है कि कैश कब रिसीव हो रहा है। हमें बस ये देखना है कि हमारी जो ऑब्लिगेशन है, हमने अगर अपने गुड्स को डिलीवर कर दिया या सर्विस हमने दे दिया है या फिर हमारी जो भी रेवेन्यू जनरेट हो गया, भले कैश मिले ना मिले वो मैटर नहीं करता। तो वो हमारा एक्यूरल प्रिंसिपल में आ गया। दैट्स इट। माल बिक गया है, धन बाद में आए कोई प्रॉब्लम नहीं है। माल लेकिन बिक गया मतलब मेरा काम हो गया, पहुंच गया, काम हो गया। अच्छा रियलाइजेशन में एक धन जब एक आए मिनट ये तभी उसको मानेंगे। ये क्या है, अगर ये जो बीकॉम वगैरह लोग किए हैं ये कॉन्सेप्ट वगैरह पढ़े होंगे क्या? ऑफ बिल्कुल कोर्स। सर, हम लोग को करना पड़ता है।
हम पास लोग कैसे का करेंगे अलाइनमेंट हम लोग? से ये पहले आ गई बीबीए बीकॉम सब में आ चुका है। राइट, ये हम लोग के लिए ही नया है बस। इट्स आप ओके, इंजीनियरिंग से है कोई ना, नहीं। आपके लिए कुछ भी नया नहीं हाँ, है। हमारा इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है तो एकदम टोटली हाँ, तो नया है कुछ हमारे भी लिए। नया नहीं है, कुछ भी हम्म, कोई नया नहीं, नहीं है। मार्केट से यूज्ड टू हो जाओगे। ठीक है, अब वर्क हम लोग करते आते करते हैं जीएपीपी का बेसिक, जीएपीपी के बेसिक्स पे। जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स फॉर आईसीएआई, माने इंडियन चार्टर्ड अकाउंटेंट इंस्टीट्यूट, जो भी हेलो, है। हाँ, बिफोर हम क्या आगे का क्या है? स्टार्ट करें, हेलो, और सेब, हाँ, हम आगे का ही स्टार्ट कर रहे हैं। नहीं सेबी, उससे पहले मेरे पास एक्चुअली एक ना एग्जांपल मैंने देखा, मैंने अपने एजुकेशन बोर्ड पे टैली में है। क्या एक बार प्रैक्टिकल इनको एक्सप्लेन कर दे कैसे होता है आपका जो एक्रूअल कॉन्सेप्ट होता है? प्रैक्टिकली समझ आ जाएगा बहुत जल्दी। ठीक है, एक्चुअल कॉन्सेप्ट मैं बोलता हूँ। जिस महीने के और जिस पीरियड में वो एक्सपेंस होगा, उस पीरियड में वो रिकॉर्ड होगा एक्रूअल में। वो कैश और नॉन कैश दो भी, मतलब नहीं, कैश मिले तो, प्रैक्टिकल जैसे मैं आपको बोलूँ कि इस हम लोग ईयर का जो इलेक्ट्रिसिटी आपके पास बोल ओवरड्यू हो गया, कि इस महीने का और इस क्वार्टर का आप इलेक्ट्रिसिटी पे नहीं किया, मगर ये जो कंज्यूम हो इस पीरियड के लिए ना, तो इस पीरियड का जो आपको प्रॉफिट होगा उसमें से लेस होगा। बाद में आप पेमेंट करें नेक्स्ट में, बाद में जो भी है, मगर जिस पीरियड में प्रॉफिट के लिए इफेक्ट होगा उस पीरियड के वो रिकॉर्ड होगा। और ये इनकम और एक्सपेंस दोनों में इफेक्ट होता है। और रियलाइजेशन में क्या होता है, रियलाइजेशन में जब बोल रहा हूँ, जो जिस टाइम में आप डिलीवर कर रहे हैं तो उस टाइम में आप रिकॉर्ड करेंगे। इसके मतलब वो मेनली इनकम के साथ रिलेटेड होता है। जब आप डिलीवर करेंगे कुछ सेल में तो आपको इनकम में वो इफेक्ट होता है, मगर एक्चुअल में इनकम एक्सपेंस दोनों में ही। अगर आप क्रेडिट में अगर सेल करते हैं तो सेल तो इस टाइम में कर रहा है, तो इस टाइम का प्रॉफिट के साथ वो इफेक्ट होगा, इसलिए इस टाइम का प्रॉफिट के एंड में वो ऐड होगा। तो बाद में अगर पेमेंट होता है वो बाद में होगा, मगर इनकम स्टेटमेंट में, इनकम एक्सपेंडिचर स्टेटमेंट के उस टाइम के ही वो रिकॉर्ड होगा, ये एक्रूअल कॉन्सेप्ट में। सही है दोस्त, ठीक तुमने है, जो बताया बहुत कंसेप्ट क्लियर हुआ। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं हम लोग। जीएपीपी, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स फॉर आईसीएआई एंड सेबी, माने इंडियन चार्टर्ड अकाउंटेंट इंस्टीट्यूट, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, और सेबी, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, एंड रेगुलेटरी अथॉरिटीज के लिए। माने जीएपीपी का इंश्योर्स कंपैरेबल स्टेटमेंट्स, माने मैन मेड नॉट एब्सोल्यूट लॉ। मैन मेड नॉट एब्सोल्यूट लॉ मतलब कि वो कोई लॉ नहीं है, मतलब वो कोई लेजिस्लेचर या गवर्नमेंट बॉडी नहीं बना रही है, ये मैन मेड है। माने बड़े-बड़े अकाउंटेंट्स और का काइंड ऑफ प्रिंस जो कि इस फील्ड में है, जो कि इस फील्ड के बहुत नॉलेजेबल लोग हैं, वो लोग मिलके इसको स्टैंडर्ड्स को बनाते हैं। आईसीएआई एंड सेबी स्टैंडर्ड्स को अप्रूव करती है, वो लोग बनाते हैं, आईसीएआई सेबी को बताते हैं कि क्या ऑब्जेक्टिव प्रिंसिपल से हमने बनाया है, ये ऐसा होना चाहिए, इस टाइप से होना चाहिए, देन वहां से उनको अप्रूवल आता है कि हाँ ये एक्सेप्टेबल हो सकता है। तो जनरली ऐसा ही होता है। तो यहाँ पर बस यही बताया है कि जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। अब यहाँ पर है कॉन्वर्सेशन। हाँ, साक्षी जी, यहाँ से आप अगर कंटिन्यू करना चाहें तो प्लीज। हाँ, ओके। तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है, अकाउंटिंग के कन्वेंशंस क्या होते हैं। तो 4 चीज है। पहले तो समझते हैं कि कन्वेंशंस किसको कहते हैं। इट्स बेसिकली स्टैंडर्ड्स जो कि कहीं और लॉ में नहीं लिखा गया है, ये चीजें कोई अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स में नहीं है ये चीजें, बट फिर भी हम इसको फॉलो करते हैं। ये एक समझो तो काइंड ऑफ मेथड है जो कि हमें अकाउंटिंग करने में हेल्प करता है बियॉन्ड जो कि लॉ में लिखा है। ये 4 चीजें होती है इसमें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये हर जगह यूज होता है। मतलब जितने भी जगह अकाउंटिंग बनती है, अकाउंटिंग होती है, वहां पे ये 4 कन्वेंसेशन को यूज किया जाता है। तो इसमें से फर्स्ट है कंसिस्टेंसी। अब कंसिस्टेंसी और हमने जो ऊपर पढ़ा गोइंग कंसर्न, वो थोड़ी बहुत सिमिलर है, बट कंसिस्टेंसी थोड़ी मोर स्पेसिफिक है इन द वे कि हम
अपने अकाउंटिंग पॉलिसीज को लेके कैसे कंसिस्टेंट है, हम जो प्रिंसिपल्स यूज कर रहे हैं वो कंसिस्टेंट है कि नहीं है, जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है वो हम जो यूज कर रहे हैं वो थ्रू आउट द ईयर या फिर इस ईयर, नेक्स्ट ईयर और अगले आने वाले सभी ईयर्स में वो क्या सेम है। तो यहाँ पे है कि सेम मेथड ईयरली एक्सटर्नल वर्टिकल हॉरिजॉन्टल थर्ड डायमेंशनल डिस्क्लोज, पता नहीं क्या लिख रखा है यहाँ पे वेट मैं बताती हूँ। कंसिस्टेंसी है ना, तो ये अप्लाई कब होता है कि सारे अकाउंटिंग मेथड्स यूनिफॉर्म होने चाहिए, सिमिलर होने चाहिए, और ताकि एक जो इन्वेस्टर्स होते हैं ना उनको पता चल सके कि हाँ इस कंपनी में ये अकाउंटिंग पॉलिसीज, मैं एग्जांपल देती हूँ लाइक अकाउंटिंग पॉलिसीज का, कुछ अकाउंटिंग पॉलिसीज है, आपने इन्वेंट्री का सुना होगा, उसकी भी है, एएस करके है उनकी अपनी, या फिर डेप्रिसिएशन जो बहुत बेसिक है उसकी भी अपनी अकाउंटिंग है। तो ये सब जो यूज होता है ना इनके मेथड होते हैं, तो हम जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स में पढ़ते हैं वो मेथड ऑफ अकाउंटिंग रहता है, तो हम वो यूज कर रहे हैं। तो कंपनीज में भी हम सेम मेथड यूज करते हैं वो प्रिंसिपल को अप्लाई करके। तो क्या वो प्रिंसिपल कंसिस्टेंट है हमारा? ऐसा तो नहीं है कि हम पिछले साल डेप्रिसिएशन को कुछ और मेथड पे चार्ज कर रहे हैं, अब इस साल कुछ और कर रहे हैं, उससे क्या होगा, हमारी प्रॉफिटेबिलिटी पे असर होगा। मतलब मे बी वो पिछले साल कम दिख रहा हो, इस साल ज्यादा दिख रहा हो ड्यू टू सम रीजन, क्योंकि हमने चेंज किया। अगर हम ऐसे ही फ्रीक्वेंट चेंज करते जाएंगे तो जो हमारे स्टेक होल्डर है, इन्वेस्टर्स है, कंपनी के परफॉर्मेंस पे ओवर टाइम वो अफेक्ट करेगा। इसलिए हमें हमेशा डिस्क्लोज करनी चाहिए कि अगर हम कोई भी अकाउंटिंग प्रिंसिपल को चेंज कर रहे हैं, तो अगर हम कंसिस्टेंट नहीं है तो हमें उसको बस डिस्क्लोज करना है अकाउंटिंग में। बट ये सजेस्ट किया जाता है कि आप बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंट चेंज ना करो। तो दिस वाज द कंसिस्टेंसी फर्स्ट वन। फिर है सेकंड, फुल डिस्क्लोजर। फुल डिस्क्लोजर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फुल डिस्क्लोजर में क्या होता है ना कि जो भी सारे इंफॉर्मेशन होते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और रेलिवेंट है कि इन्फ्लुएंस कर सके वो फिनेंशियल डिसीजंस को, हमारे कंपनी या हमारे बिजनेस के फिनेंशियल डिसीजंस को, वैसे सारे इंफॉर्मेशन को हमको रिकॉर्ड करना है। चाहे वो नेगेटिव इंफॉर्मेशन हो या पॉजिटिव हो। नेगेटिव इन सेंस की कुछ ऐसी चीजें हो गई हमारे बिजनेस में जिससे कि हमारे बिजनेस पे वैसे अच्छी मतलब हमारे बिजनेस की थोड़ी गुडविल डाउन हो रही है उसकी वजह से, बट वो बहुत ज्यादा मेजर इवेंट हुई है, तो हमें उसको भी रिकॉर्ड करना है, क्योंकि हमें फुल डिस्क्लोजर करना है तो हमें बताना है। ठीक है, अगर कोई हमारे पे केस किया गया, हमारे पास कोई पेंडिंग लॉ सूट है तो हमें वो भी बताना है, कोई कंटीजेंट लाइबिलिटीज है, ये सब भी बताना है। और जैसे कि हमने कुछ फुटनोट होता है फिनेंशियल स्टेटमेंट में डिटेल्ड, तो वहाँ पे फुटनोट में लिखते हैं, लाइक बैलेंस शीट के लास्ट में अगर आप बाद में पढ़ोगे तो वहाँ पे नीचे लिखा जाता है कि ये चीजें हुई, क्योंकि ये कोई लॉ नहीं है, कोई अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स नहीं है, ये बस जनरली जो हम यूज करते हैं एक कन्वेंशंस उसके अंदर आती है। तो ये फुल डिस्क्लोजर में बस यही है कि रिवील ऑल मटेरियल फैक्ट्स फेयरली एंड एडिक्वेटली। रिवील ऑल मटेरियल फैक्ट्स क्या होता है? मटेरियल मतलब कि जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मटेरियल में हम मटेरियलिटी पढ़ेंगे कि इम्पोर्टेंट क्या होता है। बिजनेस में जो फाइनेंशियल चीजें होती है वो तो मटेरियल है ही। अब ऐसे कुछ इमटेरियल चीजें भी होती है, लाइक आपकी कोई दुकान है, मान के चलो आपका बिजनेस है, आपका शॉप है कोई, वहां पे क्लाइंट आता है, अब आपने क्लाइंट को ऐसे टी एंड कॉफी सर्व किया, तो आप वो चीज भी अब अकाउंटिंग में पूरे अपने बैलेंस शीट पे तो नहीं लिखने जाओगे ना, तो वो बहुत इमेटेरियल चीज है, तो हम उसको इग्नोर करते हैं, बस हम मटेरियल फैक्ट्स को ही लिखते हैं, और वो भी फेयरली ट्रू एंड फेयर वे में। अब है मेटेरियलिटी, थर्ड पॉइंट, which shows only significant information judgment based। materiality क्या होती है? जजमेंट बेस्ड होती है, और वो बहुत ही सिग्निफिकेंट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को ही शो करती है। और जो ये बहुत स्ट्रिक्ट अकाउंटिंग प्रिंसिपल है, और जो माइनर चीजें और इररिलेवेंट चीजें होती है उसको इग्नोर करती है। जैसे कि अभी मैंने बताया कि अगर चाय आप किसी को सर्व कर रहे हो तो बहुत छोटी सी चीज है, या कुछ भी नॉन मॉनेटरी चीजें होगी, या तो इवन मॉनेटरी भी है तो बहुत छोटे अमाउंट में, जिससे आपके बिजनेस के मेजर फाइनेंशियल डिसीजन पे कोई असर नहीं हो रहा है, उसका कोई इम्पैक्ट नहीं है, तो आप उसको इग्नोर करोगे। It focus on like recording and disclosing information which are enough to जो हमारे यूजर्स के लिए बहुत ज्यादा मैटर करता है, वही हम अपने फिनेंशियल स्टेटमेंट में, फिनेंशियल इंफॉर्मेशन में उनको लिखेंगे। तो दिस वाज द मटेरियलिटी प्रिंसिपल। फिर है कंजर्वेटिज्म।
ये कन्वेंशंस अलग है, कन्वेंशंस के अंदर कंजर्वेटिज्म आता है। ये थोड़े टर्म मेरे को याद नहीं रहते हैं। कंजर्वेटिज्म यस, कंजर्वेटिज्म। सो ये क्या होता है ना, ये बहुत प्ले सेफ वाली चीजें होती है। आप बोलते हो ना कि कोई चीजें अच्छी चीजें हैं तो बताओ मत, नजर लग जाती है, बस वही चीज है बिजनेस में भी ऐसा। नजर से बचने के लिए हम बस जो भी लॉस प्रेडिक्ट करते हैं ना, हम वो बताते हैं कि अरे हमें लग रहा है कि ये लॉस होने वाला है, या फिर जैसे हम बैड डेप्ट को क्रिएट करके रखते हैं, उसके लिए प्रोविजंस पहले ही बना लेते हैं। तो हम जो भी प्रोविजंस क्रिएट करते हैं, डेप्रिसिएशन का प्रोविजंस बनाते हैं, या फिर कोई भी हमें प्रेडिक्टेबल लॉस लग रहा है कि इन फ्यूचर हमारी इस चीजें में लॉस होगी, या हमारा कोई बिजनेस है जिसमें ऐसे एबनॉर्मल लॉस होना हमेशा पॉसिबल है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, प्रोविजंस बनाते हैं। तो ये कंजर्वेटिज्म ये लॉस के लिए है ना। और प्रॉफिट में क्या है कि जो भी प्रॉफिट हम एंटिसिपेट कर रहे हैं, लाइक हमें पता है कि हमारी बिजनेस बहुत अच्छी जा रही है, अगर हमने अभी ऐसे 100 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया, अभी नेक्स्ट हमारा टारगेट है कि 200 करोड़ करेंगे और हम अपने एम्प्लॉय को बहुत ही अच्छे अमाउंट में बोनस वगैरह देने वाले हैं, तो हम पहले ही नहीं बताएंगे ये सारी चीजें, क्योंकि नजर लग जाती है। ऐसे नहीं है, बट हम ये प्रिंसिपल को यूज करके उसको नहीं बताते, क्योंकि क्या पता वो प्रॉफिट नहीं हो, वो चीजें नहीं हो जो हमने एंटिसिपेट किया, और फिर तो हमारा पूरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट हिल जाएगा ना। प्रॉफिट हमने पूरा ऐसे लगेगा कि मैनिपुलेट करके दिखाया है, वो बहुत ही ज्यादा बुरा ऐसे हमारे कंपनी, हमारे बिजनेस पे असर करेगा। इसलिए हम वो नहीं दिखाते हैं जो अच्छा होने वाला है, हम दिखाते हैं हमें जो लग रहा है कि बुरा होगा। फिर वो चाहे हो ना हो, अगर ना हो तो बहुत अच्छा, और हो भी जाए तो हम पहले से उसके लिए प्रिपेयर थे। प्ले सेफ to avoid overstatement of profit. बेसिकली कन्वर्जन का यहाँ पे जो बेसिस समझाया हुआ है कि कंसिस्टेंसी, फुल डिस्क्लोजर, मटेरियलिटी एंड कन्वर्टिज्म। इसका मतलब अगर हो जाता है कि कंसिस्टेंसी माने हम लोग जो कंजर्वेटिज्म, तो इसका मतलब हो जाता है कि अगर कंसिस्टेंसी का पहला मतलब हो जाता है कि हम लोग जो प्रिंसिपल फॉलो कर रहे हैं, जो लॉ फॉलो कर रहे हैं, जो नियम है, उसको हम लोग कंसिस्टेंटली एक ही लॉ के नियम को हम लोग हर साल अप्लाई करें। ऐसा नहीं कि हम लोग हर 6 महीने पे, हर 3 महीने पे उसको चेंज करते रहें फॉर आवर प्रॉफिट, फॉर आवर ओन गुड। ऐसा नहीं हो, एकदम जो है वैसा इस्तेमाल करें। फुल डिस्क्लोजर मतलब फुल डिस्क्लोजर, हर चीज को बता देना है, छुपाने का कोशिश नहीं करना है। कुछ भी ऐसा नहीं है कि कुछ छुपाओ या कुछ बताओ या कुछ ऐसा करो, वैसा कुछ करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि उसमें हम लोग कभी-कभी ज्यादा छुपाने के चक्कर में फंस भी सकते हैं। अगर वो लोग गलती पकड़े, रेगुलेटरी बॉडीज अगर वो गलती को पकड़े और बताए कि आपने क्यों नहीं बताया, तो हम लोग फंस सकते हैं। इसलिए हम लोग पहले ही डिस्क्लोज कर देते हैं, जहां हमें लगता है कि हाँ, यहाँ पर हमारा थोड़ा वीक पॉइंट है या यहाँ पर हम थोड़ा वीक हो सकते हैं, पहले ही डिस्क्लोज कर दो। मटेरियलिटी, जो कि पहले भी बताया साक्षी जी ने, सो ओनली सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन, जजमेंट बेस ओनली, यानी कि सिर्फ जो वैसा ही इंफॉर्मेशन देंगे जिसपे जजमेंट दिया जा सके, जिसपे क्लैरिफिकेशन दिया जा सके, जिसपे हम लोग क्लैरिफिकेशन ले सके। ऐसा छोटा मोटा हर एक चीज नहीं दे देंगे कि हाँ भाई इसको फिर इसको क्या ही क्लैरिफाई करना है, इसको क्या ही ये करना, वैसा कुछ नहीं। एकदम जो टू द पॉइंट है, जो कि जजमेंटल है, जो कि पूरी फुल्ली सिग्निफिकेंट है, जो कि देना जरूरी भी है और जिसको जजमेंट किया भी जा सकता है। कंजर्वेटिज्म मतलब कि नो प्रॉफिट एंटिसिपेट, ऑल लॉसेस प्रोवाइड, प्ले सेफ, अवॉइड ओवरस्टेट प्रॉफिट। मतलब कि कोई भी काम हम लोग को ऐसा नहीं कि आज हम लोग जो प्लान कर रहे हैं या अपने एम्प्लॉयज के लिए या इन्वेस्टर्स के लिए या बिजनेस को आगे करने के लिए, वो हम लोग पहले ही हल्ला कर दे, पहले ही बता दे। अगर उसका बैक फायर हो गया, देन हमारा फेस वैल्यू भी लॉस हो सकता है, कंपनी के इनसाइड में भी और आउटसाइड में भी, एम्प्लॉयज के भी नजर में भी और इन्वेस्टर्स के नजर में भी हमारा फेस लॉस हो सकता है कि भाई कंपनी ने तो ये किया, या कंपनी ने बताया था पर दिया नहीं, शायद कंपनी ने रख लिया हो। हालांकि वैसा ना हो, लेकिन इस चीज को अवॉइड करने के लिए हम लोग लेकिन आकाश हाँ, बोलिए। लेकिन जब हम लोग एमआरएम मीटिंग करते हैं, मैनेजमेंट रिव्यू मीटिंग, तो उसमें पहले हम लोग एजेंडा सेट करते हैं। लास्ट अब पता नहीं, ये अपने हमारे लिए तो नया कंसेप्ट है, लेकिन हम इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं तो हम अपना कॉन्सेप्ट बता रहे हैं। बोलिए। पहले हम लोग एवरी ईयर क्वार्टरली या एनुअल बेसिस पे एमआरएम मीटिंग करते हैं।
उस पहले हम बिल्कुल। लोग लास्ट जो हमने परफॉर्म किया है उसका रिव्यू करते हैं, उसके बाद आने वाले 6 मंथ या 1 ईयर का हम लोग एजेंडा सेट करते हैं हुँ। कि उसी में हम लोग केपीआई को भी डिस्क्राइब करते हैं कि एग्ज़ैक्टली अगर आपने डिस्क्राइब करते हैं आपने हम अगर इस हाँ हम लोग केपीआई को उसी समय डिस्क्राइब हम करते हैं। हाँ, बोलिए, बोलिए, ओके बोलिए। बोलिए, बोलिए। कि इस मंथली हमारा 86 मिलियन का प्रोडक्शन हुआ है। अगर इससे हम लोग 5% इंक्रीज करेंगे तो आगे चल के हमको इतना प्रॉफिट होगा, और इतना प्रॉफिट होगा तो उसके बेस पे आप लोग जो भी परफॉर्म करेंगे तो आपका केपीआई सेट है 1 to 5, इस रेंज में आएंगे तो आपकी सैलरी में इतना इंक्रीज होगा। वो जो ये हमारा चीज़ है ना, कॉन्सेप्ट है। हाँ, हम्म ये हमारा भी कॉन्सेप्ट है। ये हमारा भी कंपनी का हम्म कॉन्सेप्ट है कि अगर हम लोग का कंपनी को इतना रेवेन्यू अगर अर्न होगा, देन कंपनी हमारा जो केपीआई सेट किया हुआ है अकॉर्डिंग टू दैट केपीआई में हम लोगों को इस हिसाब से ये ग्रोथ मिलेगा। हम लोग केपीआई के जिस रैंक में, जिस पैरामीटर में हम लोग रहेंगे, वो हमारा भी कॉन्सेप्ट हम्म है। लेकिन यहाँ पर कहने हम्म का मतलब ये है कंजर्वेटिज्म का कि नो प्रॉफिट हम्म मतलब कि यहाँ पर कंपनी जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या जो बड़े टॉप लेवल के अथॉरिटीज हैं, वो अगर कोई ऐसा कुछ बड़ा बिजनेस डिसीजन लेने वाली हैं, सपोज कि कंपनी का कोई एक बहुत बड़ा कंपनी एक बहुत बड़ा एसेट लेने वाला है, या कंपनी एक मेजर चेंजेस लेकर आने वाला है, तो वो मेजर चेंजेस पहले ना बताकर कंपनी एज उसको एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे पायलट प्रोजेक्ट्स पे बहुत सारे जगह पे उसको चलाता है। कंपनी पहले उसको रिव्यूज लेता है, सब कुछ करता है। प्ले सेफ यानी कंपनी उसको पहले एनालाइज करता है कि इसको अगर मैं करूं तो क्या हो सकता है, नहीं हो सकता है। ये नहीं कि आया हम्म अभी आने वाला है, कंपनी ने उसको बता दिया, या हम ये प्रोजेक्ट करने वाले हैं, या हम इतना बड़ा प्रोजेक्ट को लेने वाले हैं, कंपनी ने उसे पहले ही अनाउंस कर दिया कि हम ये प्रोजेक्ट लेने वाले हैं, हम ऐसे करने वाले नहीं। कंपनी वो प्रोजेक्ट ले लेती है, कंपनी उस प्रोजेक्ट पे काम करना शुरू कर देती है, देन कंपनी बताती है कि हमने ये प्रोजेक्ट पे काम करना शुरू कर दिया है, ये प्रोजेक्ट्स अब हम लोग आप लोग को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, इससे जो आपका जो रेवेन्यू आने वाला है, इस तरीके से हम लोग आपको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। आप लोगों को अपना-अपना ये रोल प्ले करना है। कंपनी ये चीज़ पहले सेट कर लेती है, देन वो ग्राउंड लेवल अच्छा मैनेजर्स को बताती हैं, ग्राउंड लेवल्स को बताती हैं। वो पहले हम्म ही नहीं कि टॉप लेवल मैनेजमेंट पहले ही जो मन में सोच रहा होता है वो नहीं बता देता है। वो लोग एग्जीक्यूट कर लेता है, देन बताता है कि मैंने एग्जीक्यूट कर लिया है, आप लोगों को आपका रोल प्ले कैसे करना है, ये मैं आपको बता देता हूँ। Here is the conservatism works. Play safe, avoid overstate profit. मतलब कि ऐसा कुछ वो लोग नहीं करता है कि ओवर स्टेट प्रॉफिट, मतलब कि ऐसा कुछ वो लोग नहीं करता है जिससे कि उन लोग का आने वाला जो प्रॉब्लम है फेस वैल्यू या रेवेन्यू पे हिट करे। वो लोग ऐसा कोई मतलब कुछ भी चीज वो लोग डायरेक्ट जाके नहीं बता देता है, या बहुत ज्यादा ओपन वो लोग नहीं हो जाता है डायरेक्टली। और वो खास लोग कर हर इसमें एक एक चीज को चीज़ एनालाइज ऐड करने की बात करता है। हाँ जी, मैं ना बस एक सिंपल सा चीज़ ऐड करना चाहूँगी। जैसे आपने बोला कि एमआरएम मीटिंग होती है, केपीआई डिस्कस होता है उस बेसिस पे। ये सारी चीज़ें कहाँ हो रही है? कंपनी के अंदर हो रही है ना, इंटरनल। मतलब कंपनी के मैनेजमेंट के लोगों के बीच हो रही है, आपस की बातें हैं। तो ये तो हम लोग हम्म स्मॉल टॉक्स डिस्कशन ये सारे बजट एंड ऑल उसके बेसिस पे हम बनाते हैं अंदर की चीज़ें। बट ये जो प्रॉफिट है, ये ओवरस्टेटेड प्रॉफिट हम किसके लिए? जो बाहर के एक्सटर्नल यूज़र्स होते हैं, जो हमारे स्टेक होल्डर्स मतलब जो एक्सटर्नल यूज़र्स हैं, जो हमारी कंपनीज के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वगैरह को देखते हैं, उनके लिए ये चीजें ज्यादा मतलब ये प्रिंसिपल वहां पे ज्यादा आता है। ये जो प्रूडेंस, इसको प्रूडेंस भी कहते हैं, तो ये ना उनके लिए ज्यादा रेलिवेंट है कि उनके ओके, ऐसे गॉट नजर इट में रख गॉट इट गॉट इट गॉट इट। उनके लिए लगे। एक्सटर्नल पीपुल के एक्सटर्नल पीपुल्स के लिए है, और इंटरनल पीपुल्स के लिए तो उसको पूरा जो वो होल तो आइडिया उसको सारे रहते हैं। होते हैं ना डिस्कशन में, वो उन्हें तो पता ही होता है चीजें, बट वो बस ओके ओके, रिकॉर्ड गॉट नहीं इट। करते हैं उनको अपने स्टेटमेंट में, बस इतना सा है। ओके, हम्म। इसके बाद है मैं एक व्हाई बात इंपॉर्टेंट। ऐड करना चाहूंगा। हाँ, हाँ जी, हेलो, हाँ जी। जैसे सर ने भी बात किया था केपीएस एंड ऑल, आप कुछ भी देखोगे ना, ये जितना भी प्रोसेस है, सिंपली एक हमने कल भी बात किया था, जो बिजनेस प्लान होता है अकाउंट्स की लैंग्वेज में होता है, और आखिरी में आके अकाउंटिंग फिगर ही हिट करती है। हम कोई भी डिसीजन लेते हैं, कुछ भी लेते हैं, तो हम जैसे कॉन्सेप्ट को पढ़ रहे हैं ना, हमें सिर्फ प्रैक्टिकली ट्राई करना है कि हम अपने डे टू डे लाइफ में हम कैसे यूज कर रहे हैं। तो वही एक्चुअली एमबीए का पर्पस होता है। ऑनलाइन एमबीए क्यों रखे जाते हैं? वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए, कि वो थ्योरी को प्रैक्टिकल के साथ इंटरलिंक करे, इससे उनको इंटर्नशिप वगैरह की कोई जरूरत नहीं होती है। तो हम कोई भी डिसीजन लेते हैं, लाइक हमने आज कोई भी लिया, हमें इतना सेल्स निकालना है, इतना हमें रेवेन्यू निकालना है, इतना हमें मार्जिन रखना ही रखना है,
एंड ऑफ द डे पे वो आपका बैलेंस शीट पे ही रिफ्लेक्ट करता है, कंपनी आपकी हमेशा ग्रो होती है। तो उससे कोई भी डिसीजन लेना हमें ऐसे अकाउंटिंग प्रोसेस को ध्यान रखते हुए ही लेना है, विद रिस्पेक्ट टू द अकाउंटिंग प्रोसेस क्या इफेक्ट आएगा। एंड ये जो अकाउंटिंग स्किल है हमें काफी हेल्प करेगा। तो इसलिए जब भी सब्जेक्ट को हम पढ़ रहे हैं ना अकाउंट को, ऑलवेज यू हैव टू थिंक फ्रॉम द फर्म पॉइंट ऑफ व्यू, एंड क्या इसका हमारे एक एक डिसीजन का क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट आता है बैलेंस शीट पे, उसका हमें एक तो अंडरस्टैंडिंग भी मिलती है, जिससे हमारे डिसीजन मेकिंग स्किल्स हो गया, मैनेजमेंट स्किल्स हो गया इन टर्म ऑफ क्वांटिटी, क्योंकि हमारी परफॉर्मेंस हमेशा नंबर्स में शो होती है, हमारे क्वालिटी में कोई शो नहीं हो सकती है। इवन एआई भी इजीली इंटरप्रेट नंबर शो करता है, क्वांटिटेटिव जो होता है। तो कोई भी डिसीजन इतना में टारगेट हिट करते हैं, सब कुछ पूरा एक्सपेक्ट आता है, तो ध्यान रखते हुए करना है। दैट विल हेल्प अस अ लॉट इन फ्यूचर। Okay. Why important? On uniformity aids comparison across firms years. Policies chosen by management but consistent. Reduce errors in new situations. Important क्यों है? क्योंकि यहाँ पर comparisons across firms and years. यूनिफॉर्मिटी एड्स कंपैरिजन, मतलब कि यहाँ पर फर्म्स एंड ईयर्स के कंपैरिजंस भी हो जाता है। पॉलिसीज चूजन बाय मैनेजमेंट बट कंसिस्टेंट, मैनेजमेंट पॉलिसीज को चूज करता है मगर कंसिस्टेंट वे से, कि हर साल जो फॉर्मेट है या हर साल का जो जैसा बजट का फॉर्मेट है या जो भी पीएनएल का फॉर्मेट है वही फॉर्मेट में ही चलना चाहिए। इससे क्या होता है, रिड्यूस एरर इन न्यू सिचुएशंस। किसी भी नया सिचुएशंस में एरर आने का चांसेस बहुत कम रहता है, कि एरर नहीं आता है या बहुत ना के बराबर, जो कि मैनेजेबल होता है। तो ये यहाँ पर उसका ये इंपॉर्टेंस है। समरी पॉइंट्स यही है, concept explains why accounting conversation guides practicals follow the reliable statement। ओके, तो यहां तक हम लोग आज यूनिट 2 को कवर किए। तो यूनिट 2 आई होप कि सबका यूनिट 2 क्लियर रहा होगा, किसी का कोई डाउट या कुछ नहीं है। ओके, हम लोग अब एमसीक्यू पार्ट्स पर जा रहे हैं। यस। ओके, तो यहाँ पर हम एमसीक्यूज पे आते हैं। विच कॉन्सेप्ट ट्रीट्स बिजनेस एज अ सेपरेट फ्रॉम इट्स ओनर्स? मनी मेजरमेंट, बिजनेस एंटिटी, गोइंग कॉन्सेप्ट, कॉस्ट कॉन्सेप्ट। जो भी जो पॉइंट देगा क्यों, इसका एक्सप्लेनेशन भी देगा। बिजनेस एंटिटी। ऑप्शन ऑप्शन बी बिजनेस एंटिटी। एंटिटी है। ओके, साक्षी हम लोग को नहीं बोलना है, समझिए। अरे पापा मैंने नहीं बोला। ओ, आपने नहीं बोला, सॉरी 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 सॉरी, मुझे लगा आपने बोला, सॉरी। ये अंकिता थी। ओ अंकिता, नहीं बोलना है। अरे मैं तो बोल सकती हूँ यार। नहीं 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 नहीं, ये हम लोग के लिए जो कम जानते हैं। ओ मिस्टर नॉलेजेबल। under which concepts are only monetary transactions record? Dual aspect, realization, money measurement, matching। ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, वाई? थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते तो। जो कि वो मनी मेजरमेंट नाम से ही पता चल रहा है कि वो मनी वाले जो टर्म्स होते हैं, जो चीज होती है वो सिर्फ मॉनेटरी टर्म्स में ही रिकॉर्ड करते हैं, नॉन मॉनेटरी टर्म्स ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड नहीं होते। ओके, गुड लॉजिक। रिलेटेबल। लॉजिक है। MCQ 3 में the assumptions that business will continue identify is accounting period, going concern, actuarial cost। गोइंग कंसर्न। going concern, why? बिकॉज ये कॉन्सेप्ट कहता है कि हमारा बिजनेस लॉन्ग टाइम तक चलेगा ही। मतलब कि आइडेंटिफाई करना कि लॉन्ग टाइम मैंने ये क्या है, प्रॉफिट्स क्या हो सकते हैं लॉन्ग टाइम एंड शॉर्ट टाइम्स में, हमारा क्या एडवांटेजेस हो सकता है, दोनों का आइडेंटिफाई करना। ओके, 4 नंबर का है, एसेट्स आर रिकॉर्डेड एट परचेजेस प्राइस अंडर रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट, कॉस्ट कॉन्सेप्ट, ड्यूअल एस्पेक्ट और बिजनेस एंटिटी। मे बी कॉस्ट कॉन्सेप्ट। ऑप्शन बी नॉट मे बी, Cost कोई एक concept। आंसर देना होगा। ऑप्शन बी कॉस्ट कॉन्सेप्ट।
कॉस्ट कॉन्सेप्ट, ओके, कॉस्ट कॉन्सेप्ट व्हाई? क्योंकि एसेट जब परचेस करेंगे उस टाइम जो कॉस्ट जाएंगे, जो एक्सपेंस होगा, वही कॉस्ट कॉन्सेप्ट पे आते हैं। आकाश, फाइनल आंसर टैली कर रहे हो ना? मैं लास्ट में सब मैं आंसर ये करूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके। देखते हैं, इसका आंसर भी देख लेंगे। MCQ, द फंडामेंटल इक्वेशन assets equal to liabilities plus capital represents money Dual measurement concept. dual expect matching actuarial dual concept. Why? बिकॉज वो दोनों साइड से रिकॉर्ड करता है, डेबिट साइड से भी और उससे लाइबिलिटी साइड से भी। दोनों का रिजल्ट मतलब जो आंसर होता है वो सेम होना चाहिए ऑलवेज। डुअल एस्पेक्ट। Bingo. ओके, देखते हैं। गुड आइडिया। Revenue is recognized when cash is received, order is placed, goods are delivered, expenses are paid. Which one and why? रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कब होता है? कैश रिसीव हो जाता है तब, ऑर्डर्स इज प्लेस्ड हो जाता है तब, गुड्स आर डिलीवर हो जाता है फर्स्ट तब, होगा क्या? या एक्सपेंसेस आर पेड हो जाता है तब। ऑप्शन सी, इफ रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट होता है तो ऑप्शन सी होगा। रिकॉग्नाइज है, रियलाइजेशंस नहीं। तब कैश रिसीव हो जाएगा, कैश रिसीव। ए और सी पे कंफ्यूजन है। कोई एक हेलो, चुन के उसका रिलायबल एक बता दीजिए क्यों। ए मैं या सी बताऊं? दोनों तो नहीं हो सकता है। कौन, ये अनुज? दोनों तो हम सी। क्या ए होगा? सी क्यों? है, सी। ए का रीजन ये है कि अगर आप देखोगे ना, कुछ डिलीवर हो रही है या किसी में भी अगर रेवेन्यू की बात करते हैं, हमेशा सेल्स से बात होती है। बेसिक एक लॉजिक लगाए, रेवेन्यू की जब भी हम बात करते हैं तो हमारे पास सेल्स आ रहा है। तो हम रेवेन्यू हकीकत में कब आ रहा है? अगर आप मान लो काउंट करने पे जा रहे हो, बेसिक लॉजिक हम लगा के देखते हैं, तो रेवेन्यू हमारे पास कब आ रहा है? जब हमारे पास पैसा आ रहा है, जब हम खर्च कर सकते हैं। क्योंकि प्रॉपरली ही नहीं दिया हुआ ना, अगर हम ध्यान से, रेवेन्यू इज रिकॉग्नाइज्ड व्हेन, हमें किसी कॉन्सेप्ट की बात नहीं की है। तो बेसिक अगर अपना लॉजिक लगाएं तो फिर रेवेन्यू तब तब आता है जब हमारे पास गल्ले में पैसा आ रहा होता है। अगर हम फ्रंट ऑफिस में वर्क करें तो रेवेन्यू तभी बोलते हैं जब हमारे पास पैसा आ रहा है, जब हमारे पास रिजर्वेशन आ रही है। क्योंकि बाकी एक्सपेंसेस की बात करो तो रेवेन्यू पूरा ऑपोजिट होता है। गुड्स डिलीवर तो गुड्स तो हमने बेचा है ना, हमने कौन सा इसमें कुछ बात की है? रेवेन्यू का ही नहीं। ऑर्डर इज प्लेस, ऑर्डर भी चलेगी, गुड्स और प्लेस करो, ज्यादा फर्क नहीं, आसपास ही आता है दूसरे के। लेकिन कैश इज रिसीव, तो रेवेन्यू जनरेट ही हमारे तब हो रहा है कि जब हमारे पास पैसा आ रहा है। क्योंकि एग्जाम्पल बताता हूँ, ओके, इसके प्रैक्टिकल एग्जांपल बताता हूँ। मैं फ्रंट ऑफिस में वर्क कर रहा था। ठीक है, ठीक है, ठीक है। मैं फ्रंट ऑफिस MCQ 7, लॉजिक है इसमें। MCQ 7, income and expenses are recorded when earned and incurred, not when cash changes hands under. Income and expenses are recorded when earned and incurred. कब? Not when cash changes hands under realization, actuarial, going concern or cost. ऑप्शन बी। इनकम और एक्सपेंस कब रिकॉर्ड होता है? ए अर्न होता है या इनकर्ड होता है? ऑप्शन ए। अभी मैंने पढ़ा था। ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, किसी ने कहा क्यूरियल। ओके, व्हाई ऑप्शन बी? एक्सप्लेनेशन मैं नहीं दे सकती इसका। छोटा सा, अगर थोड़ा सा भी समझा देती आपका जो वर्ड में है, ऐसे नहीं कि प्रॉपर एक्सप्लेनेशन ही समझाना है। क्वेश्चन नंबर कौन सा था? 7। 7। ओके, ठीक है, ऑप्शन बी। ठीक है, इसका भी हम लोग देख लेंगे। Revenues matches with related cost in same period follows
revenue matches with related cost in same period, which is follows dual aspect, matching concept, business entity और money measurement. रेवेन्यू कॉस्ट के साथ में मैच कर जाता है सेम पीरियड पे. कौन सा ऑप्शन कॉन्सेप्ट बी. होगा? क्वेश्चन मैचिंग समझ में आया कॉन्सेप्ट तो या बी. आंसर आ गया. क्वेश्चन को समझिए, आंसर मिल जाएगा. बी है. Same accounting method used year after year is ABCD. कौन सा? Full disclosure, materiality, consistency, conservatism. ऑप्शन सी. ऑप्शन सी कंसिस्टेंसी. Okay, ठीक है. Anticipated no profit, provide all losses is ऑप्शन बी. ऑप्शन डी. फुल ऑप्शन डी डिस्क्लोज कॉन्वर्टेज. डिस्क्लोजर डी. कंसिस्टेंसी, फुल डिस्क्लोजर. देखते हैं. ऑप्शन डी है. पहला का ऑप्शन क्या था? पहला का आंसर हमने जो किया था कि व्हाट विच कॉन्सेप्ट ट्रीट बिजनेस एज अ सेपरेट फॉर्म ऑफ द, तो किसी ने कहा था बिजनेस एंटिटी, जिसने भी कहा था बिजनेस एंटिटी, राइट. क्यों? बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट ट्रीट्स द फॉर्म एज अ सेपरेट ओनर. बिजनेस और ओनर दोनों सेपरेट है लीगल के मामले में. बोथ आर सेपरेट एंटिटी. 2, अंडर विच कॉन्सेप्ट आर ओनली मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्डेड. सिर्फ मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जा सकता है. तो इसका होगा बी, रियलाइजेशन. क्यों? जिसने सी. रियलाइजेशन बोला था दैट इज ओके. ओ सॉरी, सी, मनी मेजरमेंट. ओनली ट्रांजैक्शन एक्सपेंस इन मनी टर्म्स. तो जिसका मनी मेजरमेंट का था आंसर वो बिल्कुल सही है. सी का क्वेश्चन था द assumption that business will continue identifyly is accounting period, going concern, actuarial and cost. का क्या था? गोइंग कंसर्न, चलता रहना चाहिए, विच इज गुड. जिसने सी दिया था गोइंग कंसर्न उनका सही है. 4, एसेट्स आर रिकॉर्डेड एट परचेज प्राइस अंडर हैं कॉस्ट कॉन्सेप्ट. एसेट्स रिकॉर्डेड परचेज प्राइस अंडर प्लस इंस्टॉलेशन कॉस्ट. एसेट्स के साथ में हम लोगों ने पढ़ा था ना इंस्टॉलेशन का कॉस्ट आता है कि एसेट्स प्लस इंस्टॉलेशन, तो कॉस्ट कॉन्सेप्ट में वो आता है. इसके साथ एवरी एसेट्स कम्स विथ अ कॉस्ट. 5 में था द फंडामेंटल इक्वेशन एसेट प्लस लायबिलिटी, वो क्या था? रिप्रेजेंट्स मॉनेटरी मेजरमेंट, ड्यूअल एस्पेक्ट, मैचिंग, एक्यूरियल. तो किसी ने बताया था मेजॉरिटी ने कहा था ड्यूअल एस्पेक्ट. दैट इज ड्यूअल एस्पेक्ट, राइट. अब 6 का रेवेन्यू इज रिकॉग्नाइज्ड व्हेन गुड्स आर डिलीवर्ड. रेवेन्यू तब नहीं होता है कि जब हम कैश ले लेते हैं हाथ में. जब हमारे लिए रेवेन्यू कभी हो गया जब गुड्स आर डिलीवर्ड. मेरा हेडेक खत्म, जिसने सामान लिया अब वो मालिक है, अब वो समझेगा. नॉट कैश इज रिसीव्ड. तो जिसका कैश इन रिसीव्ड था वो गलत है. ये रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट में आता है. रेवेन्यू एंड विद लीगल राइट्स टू पेमेंट क्रिएटेड. ऑर्डर्स डजंट काउंट एज रेवेन्यू. ऑर्डर मैंने दिया है पर मेरे पास अभी माल आया नहीं है, वो काउंट नहीं होगा. मेरे पास माल मेरे कस्टडी में आ गया, जो मैंने ऑर्डर दिया था, वहां वाले पार्टी के पास से माल निकल चुका है, वो मेरे पास में कस्टडी में आ चुका है, उसका खत्म. अब वो उसके लिए रेवेन्यू हो चुका है, मेरे लिए वो जो भी हो, लेकिन मुझे उसे पैसा देना पड़ेगा, तो उसके लिए वो रेवेन्यू हो चुका. Income and expenses are recorded when earned incurred, not when cash changes hands under actuarial. माने जब वो बिक गया, एक्सपेंस हो गया, तब वो रिकॉर्ड हो गया. पैसा एक हाथ में आया है नहीं आया वो कोई ये नहीं है. क्रेडिट सेल्स फुल्ली रिकॉग्नाइज्ड डिस्पाइट पेंडिंग पेमेंट. मैंने सेल्स किया, भले ही क्रेडिट में क्यों ना किया, उधार में ही क्यों ना किया, लेकिन मेरा सेल्स हुआ है. वो पैसा मुझे आज नहीं लेकिन 1 महीने बाद आएगा, लेकिन आएगा, तो वो मेरा रेवेन्यू हुआ है. Revenue matches with related cost in same period follows.
मैचिंग कॉन्सेप्ट pairs revenues with cost incurred to earn them in same period gives true profit picture of the year. जिसका मैचिंग कॉन्सेप्ट था, सही है कि मैचिंग कॉन्सेप्ट में ही होता है कि जो कॉस्ट है और वो जो मेरा लाइबिलिटीज है दोनों एक ही में चलता है। अब 9 का था, सबने कहा था 9 नंबर कंसिस्टेंसी, और सभी कोई राइट था। हर ईयर एक ही मेथड फॉलो हो, दैट इज कंसिस्टेंसी, की एरर कम हो। एंटिसिपेटेड नो प्रॉफिट प्रोवाइड्स ऑल अक्रॉस लूजर्स इज, उस कॉन्सेप्ट क्या था? वो था कंजर्वेटिज्म, नॉट फुल्ली डिस्क्लोजर, कंजर्वेटिज्म। एंटिसिपेट ऑन प्रॉफिट, एंटिसिपेट नो प्रॉफिट, मतलब कि प्रॉफिट को थोड़ा सा ये करो, ऐसा नहीं कि प्रॉफिट हुआ ही नहीं है उसको एंटिसिपेट करो, थोड़ा सा उसको बचाओ कि नहीं नहीं ठीक है प्रॉफिट हुआ है या नहीं हुआ है बाद में बताएंगे, थोड़ा सा बचाओ, नजर नहीं लग जाए। प्रोवाइड फॉर ऑल लॉसेस, ठीक है। प्ले एंटिसिपेटेड नो प्रॉफिट प्रोवाइड ऑल लॉसेस प्रिंसिपल, प्लेस सेफ बाय अंडरस्टैंड, नहीं है अंडरस्टैंड करके हेलो, वॉइस क्लियर नहीं आ रही है, साउंड ब्रेक हो रहा है। हाँ एक्चुअली आपकी आवाज थोड़ी लैग हो रही है आकाश, एक बार आप चेक करो। Wait. That's okay. Still not okay. You are not audible आकाश, आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। आई थिंक हमारे सारे एमसीक्यूज तो कवर हो गए हैं विथ ऑल। आकाश आप आ जाओ। आई थिंक उनका नेटवर्क इशू है, तो हम फिर सेशन को वाइंड अप करते हैं आज यहाँ पे। चैप्टर 1 का भी रिवाइज हो गया, चैप्टर 2 भी कंप्लीट हो गया। हाँ अगर किसी को कोई डाउट है एक बार तो आप बता सकते हो, वरना फिर हम बंद करते हैं अपने सेशन को आज। ओके बाय, गुड नाइट। ओके बाय, गुड नाइट। किसी को कोई डाउट नहीं है? थैंक यू। ओके फाइन, तो हम सेशन को एंड करते हैं यहीं पे। थैंक यू सो मच, बाय, गुड नाइट। गुड नाइट गाइस।